नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कहानी कुर्सी की में आज सबसे पहले विषय उठने जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए महादेव को प्रणाम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को मैं बाबा विश्वनाथ के चरणों में समर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन के जरिए हिंदुस्तान ने अपनी बेटियों के सिंदूर का बदला ले लिया और इसकी ताकत हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग बने। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ विपक्ष पर अटैक किया, समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी तक ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना की सफलता और इस गाथा को, इस शौर्य को जैसे गाना चाहिए था वो नहीं हुआ। आप जानते हैं अभी हाल ही में पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर पर जमकर चर्चा हुई। विपक्षियों के तमाम आरोपों का जवाब तो उन्होंने संसद में दे दिया, लेकिन आज जब वो काशी में मौजूद थे तो उन्होंने कांग्रेस पर अटैक किया। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्य है कि भारत की सेना के शौर्य, जिसने बॉर्डर पार करके दुश्मनों के घर में आतंकियों के ठिकाने को नष्टो नाबूद कर दिया, उनके मरकजों को खत्म कर दिया, उस पर तालियां बजाने की बजाय, उस पर धन्यवाद ज्ञापित करने की बजाय, उसमें खुशी मनाने की बजाय ये अफसोस है कि कांग्रेस पार्टी और उनके चेले चपाटे इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि आतंक के ठिकाने तबाह हो गए। न सिर्फ कांग्रेस पार्टी पर ऑपरेशन सिंदूर, इसके नाम ऑपरेशन महादेव के नाम, इन नामों पर भी जिस तरीके की कंट्रोवर्सी हो रही है, इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी जो उन्होंने कहा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। नाम नहीं था, लेकिन इशारा हम समझ रहे हैं वो कहां तक था। लेकिन सबसे पहले आप सुनिए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। आज मैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार काशी आया हूं। जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, 26 निर्दोष लोगों की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनके परिवार की पीड़ा, उन बच्चों का दुख, उन बेटियों की वेदना, मेरा हृदय बहुत तकलीफ से भर गया था। तब मैं बाबा विश्वनाथ से यही मना रहा था कि सभी पीड़ित परिवारों को ये दुख सहने की हिम्मत दे। काशी के मेरे मालिकों, मैंने अपनी बेटियों के सिंदूर का बदला लेने का जो वचन दिया था, वो भी पूरा हुआ है। ये महादेव के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। मैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को उनके चरणों में समर्पित करता हूं। से पूछिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर जब बोल रहे थे तो उन्होंने आतंक का सफाया भारत ने कैसे किया उस पर तो बोला ही, लेकिन जिस बात पर केवल शौर्य पर चर्चा होनी चाहिए थी वो शौर्य पर चर्चा नहीं हुई। हमने देखा पार्लियामेंट में जब प्रणीति शिंदे सांसद हैं, जब उन्होंने कहा कि तमाशा हो रहा था, तमाशे जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया,
टाइमिंग को लेकर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। सब पर एक एक करके मैं चर्चा करूंगी। चार बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ कहानी कुर्सी में जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी, बहुत स्वागत सर आपका। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी, सर आप सभी का बहुत स्वागत। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हर्षवर्धन जी खुलकर बोले, पाताल में भी अगर छुपेगा दुश्मन तो वो बचेगा नहीं। बॉर्डर पार छुपा होगा भी तो भी घर में घुसकर मारा जाएगा, बिल में छुपा होगा तो वहां से खींचकर दौड़ाकर मारा जाएगा। लेकिन अफसोस ये है, मैं कोट अनकोट में प्रधानमंत्री का आज भाषण का वो हिस्सा पढ़ देती हूँ, ये कह रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी और उसके चेले चपाटे इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि आतंकी ठिकाने तबाह हो गए हैं। लेकिन शहबाज शरीफ का नाम तो लिया ही नहीं, हिम्मत ही नहीं। कहां शहबाज शरीफ का नाम लिया बताइए? इतना डरते हैं मोदी जी, नाम तक नहीं ले पाते, बताइए ऐसे क्या बोलने का मतलब? नरेंद्र मोदी जब चीन के साथ भारत संघर्ष की स्थिति में था तो सबसे, जिसको हम कहते हैं ना एडवांस पोस्ट जो होती है, जो फर्स्ट पोस्ट होती है, वहां जाकर उन्होंने कहा कि हम किसी की साम्राज्यवादी नीतियों को, विस्तारवादी नीतियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान को लेकर बिना नाम लिए वो हर बात कह चुके हैं। दुनिया की हर वो चुनौती जो भारत के सामने है उसको हेड ऑन लेते हैं, बड़ी स्पष्टता के साथ बात करते हैं। लेकिन बार बार मैं ये कहता हूं और आज दोहरा रहा हूं फिर से, राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जो कर दिया है, और मुझे जब पूरी कांग्रेस होती है तो मुझे थोड़ी चिंता होती है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का अपना महत्व है और मैं इससे सहमत नहीं होता हूं कि पूरी कांग्रेस के ऊपर इस तरह से कोई मतलब लांछन लगाया जाए या आरोप लगाया जाए। मैं इससे भी सहमत नहीं होता हूं कि फिर इंदिरा गांधी जी की चिट्ठियां और नेहरू जी के समय की चिट्ठियां या वो निकाल कर उसको फिर से वो किया जाए। लेकिन राजनीति भी तो हो रहा है। लेकिन अभी की स्थिति में देखें तो राहुल गांधी ने चाहे पाकिस्तान से युद्ध को लेकर हो, चाहे अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर को लेकर हो, या चाइना के साथ हो, भारत की जो स्थिति है उसको लगातार कमजोर करने की कोशिश की। और यहां नरेंद्र मोदी का जवाब देना बनता है। जब दुनिया जिस सैन्य ऑपरेशन को इस तरह से देख रही है कि यह आने वाले समय में दुनिया के जितने भी डिफेंस फोर्सेज होंगे उनके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का हिस्सा होगा ऑपरेशन सिंदूर, कि कैसे आप प्रिसाइसली, कैसे टाइम बाउंड मैनर में और कैसे अपनी ताकत पर, यानी इंडिजिनस हथियारों के साथ तय समय सीमा में आतंकवादी और एयरफोर्स के ठिकाने सब ध्वस्त कर देते हैं। उसमें राहुल गांधी इस तरह की बात कर रहे हैं, उसका जवाब नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। और यह तो हर कोई जानता है ना कि जो यूपीए के शासन काल में आतंकवादी घटनाएं हुई, उसके आतंकवादी भी अभी मारे जा रहे हैं। ये तो प्रमाण के तौर पर सामने आया ना। और मुझे तो हमेशा चिनार कोर के वो प्रमुख थे, उनका बयान याद आता है, जो समय हो गया, उन्होंने कहा था कि अब कश्मीर में कोई भी आतंकवादी 1 साल से ज्यादा जी नहीं पाता अगर उसने बंदूक नहीं छोड़ी तो खोज कर मारना तो उसको आगे का है, जो है वो अगर बंदूक उसके हाथ में रहेगी तो वो मरेगा ही मरेगा। और अगर वो अपनी मुख्य धारा में शामिल हो रहा है तो जैसे ढेर सारे लोग हैं, जम्मू कश्मीर खुशहाल हो रहा है, उसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी की भूमिका जो है वो भी इससे समझ में आती है। अच्छा, एक और बयान में आपके सामने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का वो हिस्सा भी रखना चाहती हूं जिसमें उन्होंने उस तमाशे वाले शब्द को लेकर करारा वार किया। और ये हम सब जानते हैं कि जिस वक्त सांसद महोदया ने ये बात कही थी तब हर व्यक्ति जो देशभक्त होगा, जो राष्ट्रभक्त होगा, उसको भी ये दुख पहुंचा होगा। ऑपरेशन सिंदूर कोई तमाशा नहीं था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में भरी सभा में उनके सामने खड़ी हुई जनता से ये पूछ लिया कि क्या ऑपरेशन सिंदूर तमाशा था। आप सुने जरा वो हिस्सा भी। सामने जब आतंक और अन्याय होता है तब हमारे महादेव रुद्र रूप धारण करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत का यही रूप देखा है। भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा। मैं वो हिस्सा जरा निकलवा के चलवाती हूँ, अपने पीसीआर डायरेक्टर से कहती हूँ, ऑपरेशन सिंदूर को विनोद जी तमाशा कह देना
ये आपत्तिजनक है। बिल्कुल आपत्तिजनक। और ये एक बड़ा मौका उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दिया। जब जब ऑपरेशन सिंदूर की बात होगी तब तक वो विपक्ष पर आरोप लगाएंगे कि आपने तमाशा कैसे कह दिया, और जबकि वो सांसद महोदया ये जानती हैं कि जो वो बोल रही हैं वो डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड्स में जाने वाला है। बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर कोई तमाशा नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर हमारे सेना का एक ऐसा अभियान था जिस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। हम सबको गर्व है, क्योंकि जिस तरह 2 दिन के अंदर भारत की सेना ने खासकर वायुसेना हमारी जो थी, क्योंकि थल सेना तो लड़ाई में थी नहीं, लड़ाई मुख्य रूप से वायुसेना ही लड़ रही थी, मिसाइलों के जरिए, एयर स्ट्राइक के जरिए, और जो साधन हैं आजकल नई तकनीक के, उनसे उन्होंने न सिर्फ उन आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया जो चिन्हित किए गए थे, बल्कि कई आतंकवाद में लिप्त व्यक्ति मारे भी गए। और जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो उसका भी माकूल जवाब दिया पूरी तरह से। उनके जो ठिकाने थे, उनके एयरबेस थे, वहाँ भी हमने उनको नुकसान पहुँचाया। तो ऑपरेशन सिंदूर एक विजय ऑपरेशन था। और पंडित शिंदे हो या कोई भी हो, जब आप संसद में बोल रहे हैं और सार्वजनिक भाषण दे रहे हैं तो शब्दों को तौल करके और समझ के बोलना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, उसके मायने क्या हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही गलत था वो, और प्रधानमंत्री जी ने अगर उसका उल्लेख किया है तो ठीक है, अब मौका तो मिल गया भारतीय जनता पार्टी को। तो राजनीतिक दल तो राजनीति करेंगे ही। अगर कोई बीजेपी के नेता ने, मान लीजिए मध्य प्रदेश के मंत्री ने सोफिया कुरैशी को जो इस तरह आतंकवादियों की बहन कहा, तो उसको कांग्रेस ने उसको उस पर आवाज उठाई और नहीं, लेकिन उस पर कार्रवाई हुई थी या नहीं हुई थी? नहीं, कार्रवाई हुई थी। पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। कोई कार्रवाई नहीं की। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने एक SIT बना दी है। SIT की अब रिपोर्ट आएगी, जो आएगी, FIR दर्ज हुआ था। अब चूंकि संसद ने तमाशा कहा है तो इस पर कोई कानूनी कार्रवाई हो नहीं सकती, संसदीय कार्रवाई पे बाहर आप कर नहीं सकते। लेकिन ये है कि इसका संज्ञान लेना चाहिए कांग्रेस हाईकमान को। और इस तरह के शब्दों से, चूंकि जब आप खुद पूरा विपक्ष सेना के साथ, हर वक्ता ने अपने भाषण में सेना की तारीफ से भाषण शुरू किया, तो अगर कोई सांसद ऐसा बोल रहा है तो उसको तुरंत आपत्ति करनी चाहिए कि भाई आप तमाशा नहीं कह सकते। वो एक अभियान, आप सरकार की आलोचना करिए, आप सरकार से पूछिए कि आपने विराम क्यों किया, यही तो बात विपक्ष समझ नहीं पा रहा है कि आप मौके पर मौका दे रहे हैं विजय जी, सरकार को ये मौके पर मौका वो दे रहे हैं। अब आज एक और बयान का मैं जिक्र कर लेती हूं, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति में समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। क्या हम ये नहीं जानते कि अखिलेश यादव ने क्या सवाल उठाया? अखिलेश यादव ने पूछा कि एनकाउंटर आज ही क्यों हुआ? ऑपरेशन महादेव के तहत 3 आतंकी ढेर किए गए थे ना, जिनका सीधा कनेक्शन पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ा हुआ था। प्रधानमंत्री ने बोला कि क्या फोन करके पूछते मारूं या नहीं मारूं? देखिए, राजनीति और तंज को कब कैसे इस्तेमाल करना है उसको भी एक समझने की बात होती है। वैसे मैं ये समझता हूँ कि संसद में मोटे तौर पर इन जनरल सब लोगों ने तारीफ की सेना के शौर्य की और ऑपरेशन सिंदूर की। ठीक है, इसमें कोई प्रणीति को छोड़ दें, 1-2 लोग और इस पर चर्चा की, तो मोटे तौर पर हमारे यहाँ पर सभी लोगों ने सेना के शौर्य की, ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की। क्या किया, बल्कि ये कहा गया कि भाई ऑपरेशन को सीज फायर क्यों किया गया जबकि हमारी सेना लड़ रही थी। अब प्रणीति जी बोले, ये जो अखिलेश जी बोल रहे हैं, अखिलेश जी ने इसलिए कर दिया कि वो सोमवार को हुआ और फिर ये हुआ। तो इस पर अभी हम चर्चा कर रहे थे पहले भी, प्रोग्राम से पहले, कि भाई ये पहले से तय होता। हम और विनोद जी एक ही गाड़ी में आ रहे थे कि मर्डर करने वाला यदि पहले बता देता जिसका मर्डर हुआ है तो हम उसको पहले सैंक्शन ले लेते, टैक्सी पहले सैंक्शन ले लेते। तो वैसा ही है, ये तो वैसे ही ऑपरेशन लेट था। ये सवाल तो हो सकता था कि इतने दिन में क्यों नहीं हुआ, समझे? ये सवाल तो किया जा सकता है ना कि आतंकवादी क्यों नहीं मारे गए, लेकिन आज मारे गए, कल मारे गए, राजनाथ जी के संसद में बोलने से पहले मारे गए या अमित शाह जी के बोलने से पहले मारे गए, ये मसला नहीं है। और इससे आप अपने विकेट को हिट विकेट करते हैं। विपक्ष ने हिट विकेट किया और उससे सारे जो माहौल है, जब देश का माहौल भी समझना चाहिए कि देश कहाँ पर खड़ा हुआ है और किन स्थितियों में किन चीज़ों की चर्चा करनी चाहिए। सरकार के पास तो ये मौका होता है कि आप सेना के शौर्य की सारी बात कर लें और कोई बात सरकार के खिलाफ बोले, आप उसको कहीं से भी जोड़ के कर सकते हैं। ये भी एक बात होती है ना। और अब ये फैशन में भी हो गया हमारे यहाँ कि सरकार की आलोचना ही देश की आलोचना मानते हैं हम लोग, कि सरकार की आलोचना किसी ने कर दी, ये तो राष्ट्र की आलोचना है। सरकार की आलोचना का तो समय भरपूर था विपक्ष के पास, तो अभी ये लेकिन उसमें अगर आप हिट विकेट किए जा रहे हैं, आप ये पूछें कि क्यों मारे गए, अभी मारे गए, इसके पीछे भाई सोचना चाहिए। क्यों सोचना चाहिए? आपको तो खुश होना चाहिए, अभी मारे गए, कल मारे जाते और अच्छा चाहिए था कि पहले इतने दिन हो गए, लेट किया है, ये क्यों हुआ, क्या देरी हुई, क्या वजह थी, वो सवाल तो फिर भी हो सकता है।
प्रधानमंत्री जी ने एक बात जो कही है वो तो लिटरली सही है कि हम पाताल से भी खोज के मारेंगे। जो मारे गए ना तो वो जमीन के अंदर ही कहीं बंकर वंकर में छिपे हुए थे, तो लोग पाताल में समझिए छिपे हुए थे। लेकिन यही बात अगर विपक्ष भी माने को तो समझना, टाइमिंग को समझना चाहिए कि किस तरह से बात करनी चाहिए। और ऑपरेशन सेना से पर कमेंट करने से मेरे हिसाब से कभी भी बचना चाहिए कि इस तरह की कोई बात नहीं हो। और ये तो बेहतर प्रदर्शन था, मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि सेना पर भी कभी कोई गड़बड़ होती है तो उस पर टिप्पणी की जा सकती है। नहीं, नाम को लेकर भी हो गया ना कि नाम सिंदूर क्यों रखा गया। हमने क्या इस तरीके के बयान विपक्ष की ओर से नहीं सुने। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा तो इसलिए रखा गया कि पहलगाम में हमारी जो महिलाएं थी उनका सिंदूर मिटाया गया था, तो इसलिए सिंदूर रखा गया। उसके प्रासंगिकता उसकी यही थी। सर, ये तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन कई विपक्षी नेता तो ऐसे भी हैं जो उनके नाम को लेकर भी उनके सामने एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो गया। या राजनेताओं के पास अगर सोचने समझने की सामर्थ्य कम है तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का सीधा सीधा अर्थ था क्योंकि सिर्फ पुरुष मारे गए वहां पर और पत्नियों को जिस तरह से उनका सिंदूर मिटाया गया, मैसेजिंग, तो इसलिए है कि हम सिंदूर आपने मिटाया तो हम उसका प्रतिकार कर रहे हैं। सर, प्रधानमंत्री मोदी ने आज ये कहा कि दुर्भाग्य है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से अपने देश के ही कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। ये कांग्रेस पार्टी और उनके लोग इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि भारत ने आतंकियों के ठिकाने को मिट्टी में मिला दिया। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा कहा है और हकीकत यह है कि आतंकवादियों की हालत देखकर कांग्रेस रोती है। जो तमाशा वाली बात कही थी वो हिस्सा इस भाषण का आपके सामने। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर हमारे देश के कुछ लोगों को भी पेट में दर्द हो रहा है। ये कांग्रेस पार्टी और उनके चेले चपाटे, उनके दोस्त इस बात को पचा नहीं पा रहे कि भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। पाकिस्तान दुखी है, ये तो सब कोई समझ सकता है, लेकिन पाकिस्तान का ये दुख कांग्रेस और सपा से सहन नहीं हो पा रहा। उधर आतंक का आकार होता है, इधर कांग्रेस सपा वाले आतंकियों की हालत को देखकर रोते हैं। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा कहा है। आप मुझे बताइए, सिंदूर कभी भी तमाशा हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? क्या सिंदूर को तमाशा कोई कह सकता है? हमारी सेना का पराक्रम और बहनों के सिंदूर का बदला तमाशा कहने की ये हिम्मत, ये निर्लज्जता, भाइयों बहनों, वोट बैंक और तुष्टीकरण की इस राजनीति में ये समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। ये सपा के नेता संसद में कह रहे थे पहलगाम के आतंकवादियों को अभी क्यों मारा? अब बताइए, क्या उनको पूछ फोन करूं क्या? सपा वालों को मारूं क्या ना मारूं? कोई मुझे बताए भाई, सामान्य बुद्धि से बताए, क्या आतंकवादियों को मारने के लिए भी क्या इंतजार करना चाहिए क्या? क्या उन्हें भागने का मौका देना था क्या? विपक्ष ने दरअसल समीर जी थाली में परोसकर मुद्दा देने का काम किया प्रधानमंत्री को, और उन्होंने खूब जमकर खरी खोटी सुना दी। देखिए, मुझे लगता है ये विपक्ष के नेता राहुल गांधी को, कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को ये सोचना चाहिए कि बार बार वो जिस तरीके से बयान देते हैं या जिस तरीके से प्रश्न उठाते हैं, उस प्रश्न को सत्ता पक्ष अपने पक्ष में भुना लेती है, या वो जो बयान देते हैं वो फिर पाकिस्तान में क्यों हेडलाइन बन जाते हैं। उन्हें बोलने के पहले ये सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में थे, अपने संसदीय क्षेत्र में थे,
उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव होने वाले ज़्यादा समय नहीं है, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को वो टारगेट करेंगे। उस समाजवादी पार्टी उनके फोकस में रही थी। लेकिन कांग्रेस को भी सोचना चाहिए, राहुल गांधी जब भाषण देते हैं वो कहते हैं ये पीआर एक्सरसाइज थी। जब विपक्ष का नेता अगर ये कहेगा कि ये पीआर एक्सरसाइज थी, चिदम्बरम बहस शुरू होने से पहले अगर ये कह देंगे कि वो पाकिस्तान से आई थे, ये इसके आपके पास क्या सबूत है? अगर इस तरीके से बयान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देंगे तो प्रणिति शिंदे से आप क्या उम्मीद करते हैं? वो ये कहेगी कि नहीं बहुत अच्छा किया, ऑपरेशन सिंदूर का हम समर्थन करते हैं। वो शशि थरूर और मनीष तिवारी तो है नहीं। प्रणिति शिंदे तो उसी लाइन पे चलेगी जिस लाइन पे चिदम्बरम चल रहे हैं, जिस लाइन पर राहुल गांधी चल रहे हैं और जिस लाइन पर राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे चल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को तय करना पड़ेगा कि उनकी ऑफिशियल लाइन क्या है। राहुल गांधी अगर इसको पीआर एक्सरसाइज मानेंगे तो पूरी पार्टी इसे एक तमाशा मानेगी, और प्रणिति शिंदे ने वही कहा। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को देखना चाहिए कि जब देश का मामला आता है, ऑपरेशन सिंदूर का मामला है, तो कांग्रेस से कम देश के लोग 140 करोड़ लोगों की भावनाओं को तो समझे। राजनीति करने के लिए आपको बहुत वक्त मिलता है। जिस समय ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरे देश के अंदर एक गुस्से का माहौल है, आप पूछते हो कि हमारे प्लेन कितने गिरे हैं। मुझे लगता है राहुल गांधी को देश की भावनाओं की समझ कम है, और इसीलिए मुझे लगता है कि वो बार बार बात खाते हैं और प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी उनके बात को लेकर चली जाती है और कांग्रेस को जवाब देते नहीं बनता। आज जिस तरीके से पार्लियामेंट का सेशन में जब चर्चा हुई, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों जगह विपक्ष का रवैया कैसा था। चाहे राज्यसभा में आप देख लीजिए, चाहे लोकसभा में देख लीजिए, अखिलेश यादव का रवैया कैसा था, मनोज झा ने राज्यसभा में जो भाषण दिया वो किस तरीके से दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने किस तरीके से अपने समय का वहां पर इस्तेमाल किया। जब आपको मिला है, जब आप चर्चा चाहते हो तो आप सेना की तारीफ कीजिए वहां पर। ठीक है, राहुल गांधी ने एक जगह लेकिन सर ये भी तो हम नहीं कह सकते कि सेना की तारीफ नहीं की, सेना की तारीफ कह देना, लेकिन प्रश्न भी उठाना आप कि हमारे कितने प्लेन गिरे। उसके बाद आप इस तरीके से पूरे भाषण को ले जाना कि सत्ता पक्ष को यह मौका मिल जाए कि आपकी वो पूरे भाषण में से कुछ चुनिंदा मुद्दे उठाकर आपको घेर ले। अगर आपके सांसद जो भाषण देने जा रहे हैं, आप उनका भाषण तो चेक कर लीजिए वो किस लाइन पर बोलने वाले हैं। आप प्रणिति शिंदे से पूछते हैं कि आप क्या बोलने वाले हो। अगर आप तमाशा शब्द का इस्तेमाल प्रणिति शिंदे करेगी तो पार्टी इसे उठाएगी ना अपने भाषण में। लाइन और लेंथ तो ये तय होती ही होगी। मुझे नहीं पता कांग्रेस पार्टी का वर्किंग फंक्शनिंग सिस्टम क्या है, कोई लाइन और लेंथ तो मिलती है। लाइन और लेंथ अगर तय होती तो राहुल गांधी कहते हैं कि डेड इकोनॉमी है, और उसी बात का राजीव शुक्ला विरोध करते हैं, उसी बात का शशि थरूर विरोध करते हैं, उसी बात का पार्टी के और सांसद सहमति नहीं जताते हैं। चिदम्बरम के बेटे मना करते हैं कि डेड इकोनॉमी नहीं है। मैं थोड़ा सा जानकारी चाह रही हूँ विजय जी, कैसे मतलब जब इस तरह से सेशन में एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा होने जा रही है, पार्टी कोई लाइन तो देती होगी ना कि आपको इन बिंदुओं पर बात करनी है, इस तरह से बात करनी है, या सांसद अपनी तरीके की स्क्रिप्ट तैयार करके सीधे अंदर चले जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। लाइन एंड लेंथ भी तय होती है और किसको क्या बोलना, मतलब शब्दों का चयन में थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ये कि भाई इस हिस्से पर आपको इस विषय पर फोकस करना है, ये भी आपको तय होता है। लाइन एंड लेंथ तो एक जनरल इन जनरल होती है पार्टी की, किसी भी पार्टी की होगी कि भाई इस पर हमको ऐसे चलना है, लेकिन उसमें भी तय किया जाता है कि मान लो कुछ लोगों को ऑपरेशन सिंदूर पर बोलना है, किसी को पहलगाम पर बोलना है, किसी को सेना पर बोलना है, किसी को ट्रंप पर, इंटरनल सिक्योरिटी पर बोलना है, तो वो सब भी डिसाइड। और वो केवल विपक्ष में नहीं, सत्ता पक्ष में भी होता है। जैसे आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर पर 4 लोगों ने बोला, रक्षा मंत्री जी ने बोला, गृह मंत्री जी ने बोला, विदेश मंत्री जी ने बोला, प्रधानमंत्री ने बोला, लेकिन कोई मोटे तौर पर रेपिटेशन नहीं है, क्योंकि रक्षा मंत्री जी को अलग लाइन लेनी थी कि कैसे हमारी सेना ने काम किया है। गृह मंत्री जी बता रहे थे कि पहलगाम में क्या हुआ, ये सारी बातें हुई, ऑपरेशन महादेव में क्या हुआ, ऑपरेशन महादेव में क्या हुआ। प्रधानमंत्री जी अलग बात कर रहे हैं, विदेश मंत्री ने बताया कि विदेश नीति पर ट्रंप ने, और वो सब। तो वो लाइन एंड लेंथ के साथ साथ ये भी तय होता है कि किस हिस्से पर, किस विषय पर सबको बोलना है। अब कई बार क्या होता है कि एमपीज को मान लीजिए लाइन एंड लेंथ बता भी दी गई तो शब्द तो उनके कोई कॉपी तो दी नहीं जाती है। नहीं, लेकिन सर मैं तो ये भी नहीं कह सकती कि स्लिप ऑफ टंग में तमाशा निकल गया, ये वो बोलना चाहती थी, वो चाहती इसलिए उन्होंने ये बोला। अखिलेश यादव ये प्रश्न उठाना चाहते थे सर, लाइन एंड लेंथ उनको ये मिल गई थी ना, इसकी हमको जितनी आलोचना हो सके उतनी आलोचना करनी है, उनको मिल गई ये। लेकिन उत्तर प्रदेश में हर्षवर्धन जी ये बात चल रही थी, काशी में उनका ये दौरा था और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला दौरा था, और हम ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में ही ब्रह्मोस मिसाइल का भी किस तरह निर्माण किया जा रहा है, कैसे वहां पर फैक्ट्री डाली जा रही है, भारत कितना इंडिजिनस हो रहा है, भारत अपनी ताकत पर काम कर रहा है। हर्षवर्धन जी, आज अभी थोड़ी देर पहले आप एक बात कह रहे थे कि नाम नहीं लिया, नाम तो आज नहीं लिया, उत्तर प्रदेश में थे तब भी नहीं लिया, उत्तर प्रदेश में थे तब भी नहीं लिया, ठीक बात नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि भारत की जो क्षमताएं हैं
और भारत जिस तरह से अलग अलग फ्रंट पर काम कर रहा है, आप उस पर सवाल खड़ा करेंगे तो ये संकट है। और ये सामान्य बात नहीं है कि उस उत्तर प्रदेश में अब AK राइफलें भी बन रही हैं, जिस उत्तर प्रदेश में हम सोचते थे कि कहाँ फैक्ट्री लगेगी, क्या कुछ ऐसा संभव है कि उद्योग धंधे लग सकते हैं क्या। तो हम सैन्य मामले में बड़ा कमाल का काम कर रहे हैं। अब ये मुश्किल हो सकती है कि यूपीए के समय में नहीं हुआ। एंटनी साहब कहते थे कि भाई रक्षा समझौते पर दस्तखत का मतलब एक और दलाली का आरोप, तो बेचारे डरे डरे कुछ करते ही नहीं थे। तो अब देश जहां चला गया था उससे खींचकर यहां तक अगर ले आए और विपक्ष इसी पर हमला करेगा, तो ऑपरेशन सिंदूर तमाशा। आपने विजय जी से पूछा कि लाइन क्या होती है, लाइन तो राहुल गांधी से बड़ी लाइन तो कोई है नहीं। समीर जी कह रहे हैं ना कि पीआर अगर आप कह रहे हैं तो तमाशा होगा। पीआर और तमाशा में बहुत कोई फर्क थोड़ी ना, ये शब्दावली का फर्क है। और ये वही प्रणीति शिंदे हैं जिनके पिता सुशील कुमार शिंदे ने कहा था कि लाल चौक पर जाते मेरी, मैं बोलूंगा नहीं उसे क्या कहते थे। तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस को अपनी स्ट्रेटेजी को रीड्रॉ करना चाहिए। वो बात करते हुए, हमला करते हुए, और ये तो सब जानते हैं ना भाई यूपीए के इस शासनकाल में बहुत कुछ नहीं हुआ था। इकोनॉमिक फ्रंट पर कह लें, डिफेंस के फ्रंट पर कह लें, इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्रंट पर कह लें। आप इस वक्त का काउंटर कैसे करेंगे उसका तरीका खोजिए। देश पर, सेनाओं पर, हमारी क्षमता पर निशाना लगाकर आप जनता की नजरों में और अविश्वसनीय होते हैं। हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के उस हिस्से की जिसमें उन्होंने सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ ब्लैकमेलिंग पर वार किया है। हालांकि उन्होंने अपने भाषण के दौरान डोनाल्ड ट्रंप का नाम तो नहीं लिया काशी के मंच से, लेकिन नरेंद्र मोदी ने प्रेशर पॉलिटिक्स की हवा जरूर निकाल दी। मोदी ने एक क्लियर मैसेज दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह साफ कहा कि भारत अपने हितों का ख्याल करना जानता है। हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। मोदी ने साफ साफ कहा भारत को अपने हितों को लेकर सजग रहना सीखना होगा। दुनिया के कई देश आर्थिक आशंकाओं के दौर से गुजर रहे हैं। सभी देश अपने अपने हितों को लेकर सजग हैं। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था कई आशंकाओं से गुजर रही है। अस्थिरता का माहौल है। ऐसे में दुनिया के देश अपने अपने हितों पर फोकस कर रहे हैं, अपने अपने देश के हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसलिए भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना ही है। अब देखिए, उन्होंने हर्षवर्धन जी नाम तो नहीं लिया डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन इशारा कहा था। बात स्वदेशी की हो रही थी, किसी के दबाव में काम ना करने की हो रही थी, राष्ट्रहित को सर्वप्रथम रखने की बात हो रही थी। तो ये क्लियर मैसेज है, क्योंकि उन्होंने दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं का जिक्र किया। और हम ये जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का वो जो टैरिफ प्लान है पाकिस्तान के अंदर, वो तेल खोजने का काम करने जा रहे हैं, पेट्रोल को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, सब पर एक एक करके मैं बिंदुवार बात करूंगी। लेकिन सबसे पहले आज डोनाल्ड ट्रंप तक, अमेरिका तक मैसेज क्या पहुंचा है यहाँ काशी से? देखिए, मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही समय पर सही संदेश देने के महारथी आदमी है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई इंटरनल पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक फ्रंट है या डिफेंस का फ्रंट है या कुछ और इशू है। हर मुद्दे पर, सोशल इश्यूज पर भी वो इसी तरह से बात करते हैं। भारत की सरकार ने आत्मनिर्भर भारत जब अभियान शुरू किया था, तभी दुनिया के ज्यादातर वो देश जिनके लिए हम सिर्फ बाजार हैं, उनका प्रोडक्ट होगा, उनका उत्पाद आएगा, हमारे यहां बेचेंगे, पैसे लेके चले जाएंगे, उनको चुनौती मिलने लगी थी। भारत सरकार ने जब अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी में बड़ा चेंज किया, जिसको हम PLI पॉलिसी के तौर पर देखते हैं, तो दुनिया की बड़ी कंपनियां, यहां तक कि चाइनीज कंपनीज भी, अमेरिकन कंपनीज भी, साउथ कोरिया की कंपनी, जापान की कंपनी, ये सारी कंपनियां भारत में आने लगी। उसको लेकर दुनिया के जो पहले से तय बाजार हैं, जिनको हम कहते हैं जिनके पास इकोनॉमिक पावर है, उन्होंने अपनी रणनीति तय करनी शुरू की थी। लेकिन ट्रंप जो ये कह रहे हैं कि हम पिछले कार्यकाल में जो कुछ नहीं कर पाए वो इस कार्यकाल में करेंगे,
दुनिया के अलग अलग देश हमसे बहुत कुछ लेकर गए, चाइना हमसे बहुत कुछ लेकर गया, भारत लेके जाना चाहता है। इसको आप बिटवीन द लाइन्स ये भी रीड करें कि जो चीन ने कर लिया अब लगभग वो भारत करने की स्थिति में है। तो आशंकित डरे हुए ट्रंप ये सब कर रहे हैं। अब जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भाई आप अपने देश का हित देखिए, हम भी अपने देश का हित देखेंगे, तो नंबर एक ये, ट्रेड डील में किसी तरह की रियायत नहीं होगी। नंबर दो ये, भारत से बड़ा बाजार दुनिया में अब कोई नहीं। चाइना हमारे बाद का बाजार है, चाइना सैचुरेटेड बाजार है। हम अपने बाजार में खपाने लायक उत्पाद बनाएंगे और हमारा बाजार हमारी कंपनियों को सपोर्ट करेगा। सिर्फ हमारी कंपनियों को नहीं, जो बाहर की कंपनियां होंगी उनको भी सपोर्ट करेगा। और अगर हमारे पास इतनी बड़ी ताकत है तो हम किसी से डर कर, किसी से दब कर उसकी शर्तों को नहीं मानेंगे। एक लाइन की बात, ट्रंप भाई दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन जो आप कह रहे हो उसी भाषा में जो आप सुन लो, भारत आपसे जरा सा भी समझौता नहीं करने वाला। ये उसी तरीके से है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं मागा यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो भारत में वही काम कर रहा है। वी आर मेकिंग इंडिया ग्रेट। एक लाइन मीनाक्षी मैं बोलूं कि मैं इस पे कहता हूं ना कि मागा नहीं, वो एमटीजी की बात कर रहे हैं, मेक ट्रंप ग्रेट। अमेरिका को ग्रेट कहां से बनाना है? $1300 से लेकर $5000 जितने हाउस होल्ड हैं अमेरिकन, उनका कॉस्ट बढ़ने वाला है, इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, अमेरिकन परेशान होने वाले हैं जो टैरिफ है। तो आप जरा बताइए इसके बाद क्या होगी? एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट बता रही है। नहीं, लेकिन राहुल गांधी का तो ट्रम्प कार्ड ही ट्रम्प है ना विजय जी। राहुल गांधी का ट्रम्प कार्ड इज ट्रम्प। देखिए, राहुल गांधी के लिए एक मौका मिल जाता है कि जो ट्रंप कह रहे हैं और उससे लगता है कि प्रधानमंत्री पे कोई दबाव बना रहे हैं या भारत पर दबाव बना रहे हैं, तो उससे उनको एक मौका मिलता है। यदि वो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, डेड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, या ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर को लेकर बात कर रहे हैं, तो एक उनको मौका मिलता है कि किस तरह से उसको यूज किया जा सके मोदी सरकार के खिलाफ। तो इसमें एक विपक्ष के नेता के तौर पर वो अपने उस चीज़ों को, हुनर का इस्तेमाल करते हैं कि कैसे किया जाना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, कहीं चूक हो जाती है, कहीं वो चीज़ देश और मोदी के बीच में फ़र्क में फंस जाती है। जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर या किसी और मसले पर वो बात करें, सीज फायर को ही लेकर मसले पर बात करें, तो ट्रंप यदि सीज फायर को लेकर बोलते हैं तो उस समय वो मोदी तक नहीं रह जाती वो बारीक लाइन, वो देश की लाइन हो जाती है। तो इन सब बातों को ध्यान रखना होता है और उस समय वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो कई बार वो सही बात भी कहते हैं तो उसमें से कहीं और गलत बात निकल कर आ जाती है कि कैसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और वैसे भी आजकल माहौल है ही, जो पहले भी हमने चर्चा की कि सरकार की आलोचना, देश की आलोचना में कोई बहुत फर्क नहीं रह गया है। अच्छा, ये ट्रंप की टैरिफ ब्लैकमेलिंग को लेकर मोदी ने अपना पुराना मंत्र भी दोहराया। स्वदेशी का नारा फिर से उन्होंने बुलंद किया और उन्होंने कहा कि हर देशवासी के लिए मोदी का ये मैसेज है। टैरिफ विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने अपना स्वदेशी मंत्र, स्वदेशी का भाव हमारा भविष्य तय करेगा। उन्होंने कहा वोकल फॉर लोकल का ध्यान हमें रखना है, हमें स्वदेशी का संकल्प लेना होगा, वही खरीदे जिसमें भारतीयों का योगदान हो। जो देश का भला चाहते हैं, जो देश को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, ऐसा कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनेता हो, उसने अपने संकोच को छोड़ करके देश हित में हर पल, हर बार, हर जगह देशवासियों के अंदर एक भाव जगाना होगा और वो है हम स्वदेशी का संकल्प लें। अब हम कौन सी चीजों को खरीदेंगे, कौन से तराजू से तोलेंगे? मेरे भाइयों बहनों, मेरे देशवासियों, अब हम कुछ भी खरीदें तो एक ही तराजू होना चाहिए। हम उन चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है। और जो चीज भारत के लोगों द्वारा बनी है, भारत के लोगों के कौशल्य से बनी है, हर बात में स्वदेशी का भाव आने वाले दिनों में हमारा भविष्य तय करने वाला है। दोस्तों, भविष्य में वोकल फॉर लोकल खरीदेंगे तो स्वदेशी खरीदेंगे,
घर सजाएंगे तो स्वदेशी से सजाएंगे, जिंदगी बढ़ाएंगे तो स्वदेशी से बढ़ाएंगे, इस मंत्र को लेकर के चल पड़े। अच्छा देखिए, टैरिफ को लेकर एक ब्लैकमेलिंग चल रही है, उस पर मोदी ने क्लियर कट मैसेज दिया। दरअसल पिछले कई दिनों से ट्रंप टैरिफ को लेकर टेरर फैलाने की कोशिश कर रहे थे। वो भारत और रशिया की दोस्ती से इतने चिढ़े हुए हैं, इतने खफा हैं कि भारत पर 25% का टैरिफ लगा दिया। फिर अगले ही दिन अपने फैसले पर एक हफ्ते के लिए स्टे भी लगा दिया और उसके अगले दिन ये कहने लगे कि भारत ने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि भारत रशिया से तेल नहीं खरीद रहा है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें इसकी पक्की जानकारी तो नहीं है, यानी कि उनके पास कुछ सोर्सेस ऐसे हैं जो उनको ये जानकारी दे रहे हैं। ऐसा उन्होंने सुना है कि भारत रशिया से तेल नहीं खरीद रहा है। उनके इस बयान पर विदेश मंत्रालय के सोर्सेस ने पिक्चर क्लियर कर दिया। अभी सब सूत्रों के हवाले से चल रहा है। देखिए अब क्या कहा गया। भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया है, ये खबरें झूठी हैं। Well, I understand India no longer is going to be buying oil from Russia. That's what I heard. I don't know if that's right or not, but that's a good step. We'll see what happens. Our ties with any country, or all the ties that we have with various countries, they stand on their own merit, and they should not be seen from the prism of a third country. As far as India-Russia relations are concerned, we have a steady and time-tested partnership. अब देखिए विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बात को क्लियर भी कर दिया गया कि भारत अपने शर्तों पर, अपने परिस्थितियों को देखते हुए फिर वो फैसला लेगा। अब हमने डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा तेल के खरीद को लेकर वो भी आपको बता दिया। और ये जो चर्चा चल रही है विनोद जी की भारत जो है रशिया से तेल नहीं खरीदेगा, ये उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने सूत्रों के हवाले से कहा। नहीं, उनके सूत्र कैसे हैं? अब विदेश मंत्रालय ने तो स्पष्ट कर दिया। अच्छा, भारत क्यों ना खरीदे तेल रूस से? भाई ये अमेरिका कौन होता है तय करने वाला कि हम किससे क्या खरीदें, किसको क्या बेचें? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को हुआ क्या है? डोनाल्ड ट्रंप को कुछ नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप जो है, चूंकि उनको इतना बड़ा बहुमत जो है बहुत दिनों बाद अमेरिका के किसी राष्ट्रपति को मिला कि इलेक्टोरल कॉलेज में भी जीत गए और पॉपुलर वोट में भी जीत गए, तो उनको लगता है वो जो कह रहे हैं वही सब सही है। नहीं, मैं इसलिए सर ये पूछ रही हूँ, मैं सॉरी आपको बीच में टोक रही हूँ, लेकिन इसलिए पूछ रही हूँ, एक दिन वो ये कहते हैं क्योंकि भारत और रशिया के रिश्ते बड़े मजबूत हो रहे हैं, वो उनसे तेल खरीद रहा है, इसलिए हम उनके ऊपर 25% टैरिफ लगा रहे हैं। अगले ही दिन कहते हैं कि एक हफ्ते का स्टे लगा रहे हैं। उसके अगले दिन ये कहते हैं कि मुझे ये पता चला है कि भारत तेल रशिया से नहीं खरीदेगा। कितनी विश्वसनीयता है एक राष्ट्राध्यक्ष के बयान पर? मैं तो ये समझना चाह रही हूँ। हिंदी फिल्मों का विजय जी को तो पता होगा, चूंकि हम लोग एक ही पीढ़ी के हैं, कि मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया है। क्या हो गया? तो ट्रंप जो है इस समय उसी मानसिकता से गुजर रहे हैं। हाँ। कि वो भारत के साथ व्यापार भी करना चाहते हैं, कितना बड़ा बाजार छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन वो भारत को दबाव में भी लाना चाहते हैं कि भारत उनकी शर्तों पर ट्रेड निगोशिएशन करे। भारत ने साफ कह दिया कि हम ट्रेड निगोशिएशन करेंगे। अभी FTA किया ना इंग्लैंड के साथ, यूके के साथ, लेकिन हम अपने हितों की सुरक्षा करते हुए करेंगे और उस दायरे में रहते हुए कि अगर जो एक फ्रेंडली कुछ चीजें, कंसेशन कुछ आप हमें दीजिए, कुछ हम आपको दें, वो तो हो सकता है, लेकिन आप चाहें कि आप बिल्कुल आपकी शर्तों पर हम साइन कर दें, वो नहीं होगा। वो चाहते हैं भारत कृषि क्षेत्र खोल दे, भारत डेयरी क्षेत्र खोल दे, भारत फार्मा खोल दे। तो भारत क्यों खोल दे? भारत अपने हिसाब से करेगा काम, ये हमारा क्षेत्र है। तो वो ट्रंप की दिक्कत ये है कि वो दबाव में लाने के लिए तो कहते हैं 25% टैरिफ लगाएंगे, फिर 7 दिन बढ़ा देते हैं, वो भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकॉनमी बता देते हैं, रूस से जोड़ देते हैं, फिर कहते हैं तेल नहीं, फिर लगता है कि ज़्यादा बोल गए तो कहते हैं शायद तेल खरीदना बंद कर दिया है, फिर 7 दिन का समय भी देते हैं। तो वही है जो अभी वो तय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी जो समाज है, एक तो पहली बात इंडियन डायस्पोरा वहाँ बहुत मजबूत है, अमेरिका में भी, नंबर 1। दूसरा जो अमेरिकी समाज भी है वो भी भारत को लेकर के उसके अंदर कोई नकारात्मकता नहीं है किसी तरह की, जो रिश्ते पिछले वर्षों से लगातार बढ़े हैं। तो अमेरिकी समाज भी जानता है भारत के साथ व्यापार का क्या महत्व है। इसीलिए आज वहाँ न्यूयॉर्क टाइम्स जो है ट्रंप की नीतियों की आलोचना कर रहा है, वहाँ का मीडिया कर रहा है, वहाँ के तमाम अर्थशास्त्री कर रहे हैं, भैया आप ये कर क्या रहे हो। तो ट्रंप इस दोहरे दबाव में घिरे हुए हैं। एक तरफ तो वो चाहते हैं भारत को दबा लें और जो चाहे करा लें, दूसरा भारत झुकने को तैयार नहीं है। तो झुकने को तैयार नहीं है तो कुछ ऐसा करो कि जिससे भारत उसमें ही बना रहे, एकदम से बातचीत न टूटे। तो मुझे लगता है वो इसी दुविधा के शिकार है, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा है
कि भारत, मैं एक बार जी, जी। अनौपचारिक चर्चा में, हम लोग कुछ जर्नलिस्ट थे, बहुत पहले शुरू की बात है, प्रधानमंत्री जी से चर्चा कर रहे थे, कहीं मिल रहे थे, तब उन्होंने इस बात को बड़ा स्पष्ट किया था। प्रश्न से पूछा गया किस राष्ट्राध्यक्ष के साथ आपका की केमिस्ट्री सबसे अच्छी है, और किससे ज्यादा, वो ओबामा थे राष्ट्रपति उस समय, ट्रम्प बाद में आए। तो उन्होंने कहा देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में हम लोग सब मिलते हैं, एक दूसरे से अच्छे से मिलते हैं, लेकिन हर राष्ट्राध्यक्ष के सामने सबसे पहले सर्वोपरि अपने राष्ट्र का हित होता है, और मेरे सामने भी वही है। तो पहले दिन से क्लियर है कि भाई जो भारत का हित है उससे कोई भारत का प्रधानमंत्री कैसे समझौता कर सकता है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन भारत के हितों की अनदेखी करके आप एकदम से ऐसा ट्रेड डील साइन कर लें जो भारत के खिलाफ हो, कोई प्रधानमंत्री ना कर सकता, ना अफोर्ड कर सकता है। तो एक खबर एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों के सामने ये स्पष्ट कर दूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे थे कि भारत रूस से तेल नहीं खरीद रहा है, ये बात गलत है। अब मैं खबर आपके सामने एक बार दोबारा पढ़ देती हूं। देयर सप्लाई डिसीजंस आर गाइडेड बाय प्राइस, ग्रेड ऑफ क्रूड, इन्वेंट्रीज, लॉजिस्टिक्स एंड अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स। ये सूत्र बता रहे हैं समीर जी, और ये भी कह रहे हैं कि एक चीज, एक लाइन में जी, ये जुर्माना वाली बात ऐसी है कि जैसे मैं किसी दुकान से सामान खरीदूं, बगल वाला दुकानदार कहे मैं तुम्हारे पर जुर्माना लगाऊंगा, तुमने वहां से क्यों खरीदा, और ये कोई बात हुई? वो आपको होते जुर्माना लगाने वाले? फ्री ट्रेड है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, दबाव 25% का टैरिफ लगाकर डोनाल्ड ट्रंप इंडिया पर तो ये दबाव काम नहीं करेगा। हाँ, वो अलग बात है कि राहुल गांधी के लिए हो सकता है, कांग्रेस पार्टी के लिए या समाजवादी पार्टी, विपक्षी दलों के लिए एक बड़ा मौका हो सकता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के बयानों का इस्तेमाल करें सरकार को घेरने के लिए, लेकिन जिसके कंधे पर रखकर वो ये बंदूक चलाना चाहते हैं वो कंधा मजबूत भी है या नहीं है, ये भी तो एक सवाल है। बयानों की अहमियत कितनी रह गई है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पहली बार काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली को वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से काम करते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप इस सवाल था ना कि हाउडी मोदी का क्या हुआ? बिल्कुल, और नहीं, लेकिन वो इस बात को भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी किसी भी स्थिति में देश के साथ 1% भी, एक कदम भी ऐसा नहीं बढ़ाएंगे जिसमें देश का हित हो या कहीं देश को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आप देखिए, ट्रंप जो सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट करते हैं, वहां किस अस्थिरता का वो परिचय दे रहे हैं, किस तरीके से वो बार बार पोस्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने 25% का टैक्स लगा दिया, कोई किसी तरह का रिएक्शन भारत की तरफ से नहीं आ रहा है। कह रहे हैं मुझे खबर लगी कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बहुत स्पष्ट कह दिया कि ऐसा हमारा कोई विचार नहीं है, और आज भारत रूस से 40% के करीब जो अपना तेल की जो है खपत वो पूरी कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में भारत क्यों रूस से छोड़ेगा, जब उसे अगर अच्छे दामों पर भारी डिस्काउंट पे अगर तेल मिल रहा होगा, भारत का पैसा बच रहा होगा, तो भारत रूस से तेल खरीदेगा। यह ट्रंप डिसाइड करने वाले कौन होते हैं कि आप ये तय करोगे कि भारत वहां से नहीं खरीदेगा? मुझे लग रहा है कि लंबे समय से जो ट्रेड डील भारत के जो प्रतिनिधिमंडल अमेरिका में बैठा हुआ है, ट्रेड डील फाइनल नहीं हो पा रही है। यह मुझे लग रहा है कि एम्ब्रेसिंग सिचुएशन ट्रंप को लग रही है कि मेरे कहने के बाद भी भारत मेरी शर्तों पर समझौता क्यों नहीं कर रहा है। और यह बहुत स्पष्ट है, ट्रेड डील आज हो, कल हो या 15 दिन नहीं हो, भले ही 7 दिन ट्रंप ने 25% का जो टैरिफ है वो आगे बढ़ा दिया है। भारत सरकार को इसमें लेकर कोई जल्दबाजी नहीं है। भारत सरकार इस बात को लेकर बिल्कुल परेशान नहीं है। लोकसभा में अपने मंत्री जो पीयूष गोयल है, उन्होंने इसको लेकर बहुत स्पष्ट शब्दों में बता दिया है। विदेश मंत्रालय कह चुका है, विदेश मंत्री कह चुके हैं, और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से बहुत शांत तरीके से विदेश नीति और जिस तरीके से ट्रेड डील को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, यह बता रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के पास सारे प्लान तैयार है। अगर अमेरिका नहीं मानेगा तो प्रधानमंत्री मोदी ने बाकी अपने प्लान बी और प्लान सी तैयार रखे, देश इसके ऊपर इंप्लीमेंट करने जा रहा है। अब अमेरिका किसी भी स्थिति में अपने दबाव में भारत को झुका लेगा, यह संभव नहीं है। मैं इसके पॉलिटिकल कुछ इम्प्लीकेशंस की भी विजय सर बात कर लेती हूँ कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि राहुल गांधी जिस मुद्दे को उठा रहे हैं वो कहीं ना कहीं खुद उस पर स्लिप हो जा रहे हैं। मैं ये क्यों कह रही हूँ कि जब आतंकवादियों का मुद्दा उठाया कि इतना बड़ा अटैक हो गया, तो फिर हमारी सेनाओं को स्वतंत्र कर दिया गया, सीधा वहां हमला किया गया, आतंकी मरकजों को ध्वस्त किया गया। इस मुद्दे पर पार्लियामेंट में डिस्कशन के लिए लगातार हंगामे होते रहे। जब डिस्कशन हुआ तो उसमें भी गृह मंत्री ने बताया कि कैसे एक एक आतंकियों को चुन चुन कर मारा गया। ये मुद्दा भी हाथ से स्लिप हो गया। क्यों? क्योंकि 3-4 ऐसी बातें उनके सांसदों की तरफ से कह दी गई जो चर्चा का केंद्र बन गया। अब डोनाल्ड ट्रंप के मुद्दे को लेकर वो एक बार फिर से हमलावर हो रहे हैं, अर्थव्यवस्था को खुद ही डिग्रेड करने की बात कर रहे हैं, डिमीन करने की बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पर भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैं ना झुकूंगा और ना किसी और के कहे के हिसाब से भारत ट्रेड करेगा। इसमें तो स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री हैं, वो
ये तो हमें भरोसा ही करना चाहिए कि भारत के इंटरेस्ट को वो सेव करेंगे और उसके लिए नहीं झुकेंगे। और अभी कोई देश की स्थिति इतनी कमज़ोर भी नहीं है कि झुकने की ज़रूरत पड़ रही हो। जी। राहुल गांधी जी से पहले एक बात मैं ट्रंप साहब के लिए कहना चाहता हूँ, वो बेचारे थोड़ा सा स्पेस चाहते हैं, आप देना ही नहीं चाह रहे उनको स्पेस ट्रंप डील के लिए। सर वो तो एलन पहले मस्क उन्होंने उनको कहा देंगे, नहीं, एलन मस्क उनको नहीं दे रहे हैं पहले स्पेस। उन्होंने कहा था कि भाई हम ये करेंगे, टैरिफ लगाएंगे, जुर्माना लगाएंगे, फिर अब एक हफ्ते की तारीख और बढ़ा दी है। फिर जब वो ये कह रहे हैं कि मैंने सुना है कि भारत जो है रूस से तेल नहीं खरीदा, तो वो स्पेस दे रहे हैं कि चलो अब इस बहाने से हम डील को आगे बढ़ा लें। आप बाजार में जाते हैं ना कई बार, फ्ली मार्केट जिसको बोलते हैं हम लोग, तो फ्ली मार्केट में क्या होता है, वो कहता है आप ये चीज़, ये ग्लास कितने का, बोले 2000 रुपये का। बोले दे जी, बोले 2000 से कम में किसी हालत में नहीं मिलेगा। और फिर आप थोड़ा सा आगे चलते हैं तो वो कहते हैं अच्छा 500 में ले लीजिए, फिर 200 में ले लीजिए। तो वो वाली बात वहाँ पर चल रही कि ट्रम्प साहब मार्केट बताइएगा जहाँ से 2000 में 500 आप लेके आते हैं। नहीं, वो ट्रम्प साहब जो कर रहे हैं वो अपनी टैरिफ को और ट्रम्प जो ले चलेंगे ट्रेड जो है उसको, डील को आगे बढ़ाने की लगातार एक्सरसाइज उसमें कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी उन तीनों के बीच में कहीं फंसे हुए हैं कि राहुल गांधी पहले पाकिस्तान का नाम लेके आरोप लगाते थे, फिर अब वो डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर आरोप लगा रहे। वो एक मुद्दा जो पकड़ते हैं वही मुद्दा उनके हाथ से स्लिप कर जाता हो रहा है। तो वो थोड़ा सा उसमें उनके होमवर्क की बात है, हालांकि इसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे। राहुल गांधी पिछले 7-8 लंबे समय से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जो कह रहे थे, जो उनका कहना है, मैं उससे सहमत हूँ अलग बात है, उनका जो कहना है, ट्रंप ने वही बात एक शब्द में कह दी, डेड इकोनॉमी। तो राहुल गांधी की बात का समर्थन किया ट्रंप ने। दरअसल ट्रंप की बात, ट्रंप ने तो अपने हित के लिए समर्थन किया, जो भी किया हो। तो राहुल गांधी को पहली बार इंटरनेशनल, एक दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष से एक समर्थन मिल गया, इसलिए वो कह रहे देखिए मैं तो ये कह रहा था है। तो ये उनका ये है। जिनके बयानों को लेकर राहुल जी ये कह सकते थे कि जो मैं बात कह रहा था वो ट्रंप ने भी समर्थन कर दिया। उन्होंने उल्टे तरीके से बात कही कि ट्रंप जो है सच बोल रहे हैं, और लोगों को लगा कि ट्रंप के साथ वो खड़े हैं। वो उनको ये कहना चाहिए मैं जहां खड़ा था वहां ट्रंप आ गए। ट्रंप को इकोनॉमी की समझ है, राहुल गांधी को इकोनॉमी की समझ है। अगर ट्रंप कह देता है कि डेड इकोनॉमी है, तो कि भारत क्या डेड इकोनॉमी हो गया है? जो राहुल गांधी ट्रंप की बात पे कहती है, देखिए मैंने कहा था, ट्रंप भी कह रहे हैं डेड इकोनॉमी है। और प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री के अलावा सब जानते हैं कि देश की हालत क्या है। दुनिया की सारी रेटिंग एजेंसी अगर भारत को सबसे तेजी से बढ़ती हुई आर्थिक बता रहा है, कह रहा है कि भाई भारत तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने के स्टेज में चला गया है, उस स्टेज में राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत डेड इकोनॉमी है। ठीक सर, अब छोटी सी बात, बहुत छोटा सा जी, सिर्फ एक लाइन की। इतना बड़ा आदमी है और वो भी कह रहा है कि मैंने सुना, मैंने ये किया। जिस अमेरिका को B2 बॉम्बर है जो चला जाता है वहां तक, उस पे मार के चला आता है, सैटेलाइट है दुनिया और उसकी स्थिति है कि उसको पता ही नहीं कि तेल ना हो गया, कोई चुपके से टॉफी पकड़ा दी कि दिया कि नहीं दिया। इसी से आप अनुमान लगाइए कि ट्रंप बोल क्या रहे, कर क्या रहे। इस हिस्से में बात होने जा रही है बिहार में आए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की। जी हां, जिस पर जबरदस्त सियासत हो रही है। लिस्ट आने के बाद, इस पहले ड्राफ्ट किया जाने के बाद तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा किया कि इस लिस्ट में उनका अपना नाम नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने उनका नाम काट दिया। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि जब वोटर लिस्ट में उनका नाम ही गायब कर दिया जाएगा तो वो फिर चुनाव कैसे लड़ेंगे। तेजस्वी यादव का यह दावा झूठा साबित हो गया है, क्योंकि तेजस्वी यादव का नाम पटना के दीघा इलाके की वोटर लिस्ट में शामिल है, उनका नाम कटा नहीं है। पहले आपको तेजस्वी यादव का आरोप सुनाते हैं और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन की ओर से सबूत पेश किया गया वो भी दिखाएंगे। आईएएस लोगों का कट रहा है नाम, मियां बीवी का, हमारे घर का जो स्टाफ है, जो फड़ा फॉर्म, उसका नाम कट गया। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। अब जब चेक करना, जब मेरा नहीं है तो यही ताजुब लगेगी ना। अब आप बताओ, जो बाहर रह रहा है, कितने करोड़ों संख्या में रह रहे हैं, अब वो लोग भी ऑनलाइन अगर चेक कर रहा होगा तो उन लोग का भी नहीं है। हम देश के नागरिक नहीं है, यानी हमको अब इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। एप्लीकेशन क्या है, यही तरीका है। और जो बाहर रह रहा है बिहारी, अगर वो चेक करेगा तो कैसे चेक करेगा? वो आएगा अपना फिर ढूंढने, एक बार फॉर्म भरने, फिर एक बार ढूंढने। ये मजाक है।
गरीब लोग कितने हैं, मजदूर है, यही काम रह गया लोगों का, रोजी रोटी छोड़ करके यही काम करता रहेगा। तेजस्वी यादव ने क्या कहा आपने सुना। तेजस्वी यादव कह रहे ये देखिए ये फॉर्म है, ये देखिए मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम नहीं होगा तो मुझे तो हैरानी होगी, मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा। फिर अपने घर में या कहाँ काम करने वाले लोगों के बारे में भी बोल दिया, उनका भी नाम नहीं है। वोटर लिस्ट में नाम ना होने की बात, ये एक बहुत बड़ा आरोप है तेजस्वी यादव का। लेकिन जब तथ्य सामने आया तो आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि तेजस्वी यादव ऑपोजिशन के सबसे बड़े लीडर्स में से बिहार में एक हैं। लालू यादव के बेटे हैं, उनके लेगेसी को आगे चलाने वाले नेता हैं। उन्होंने क्या कहा, नाम नहीं है लिस्ट में, लेकिन जब देखा लिस्ट तो देखिए नाम भी है, चेहरा भी है, पता भी है, उम्र भी है, सब कुछ है। देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर, इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर। देवेंद्र, इतना बड़ा झूठ, वो भी इतने मतलब दावे के साथ। हाँ, थोड़ी हैरानी भरी चीज़ थी कि मान लीजिए कि अगर उन्होंने अपना रेफरेंस नंबर कुछ डाला और अगर नहीं दिखा तो बहुत आसानी के साथ बीएलओ से उसे क्रॉस चेक कराया जा सकता था कि क्या वाकई ऐसा है, बनिस्बत इस बात के कि सार्वजनिक तौर पे तेजस्वी यादव ये बात कहें और उससे सनसनी फैले। और जबकि चुनाव आयोग की लिस्ट में आप देख रही हैं कि जो दिग्घा विधानसभा क्षेत्र है जो कि 181 नंबर विधानसभा के हिसाब से आता है, उस पर जो वेटनरी कॉलेज कैंपस में जो बूथ है, उस बूथ पर 416 नंबर के जो मतदाता सूची है उस पर तेजस्वी यादव, पिता लालू प्रसाद यादव, मकान संख्या 110, 1 जुलाई 2025 को तकरीबन उम्र तेजस्वी यादव की 36 वर्ष की उसमें दर्ज है। तो कुल मिलाकर सारे डिटेल के साथ ऑलरेडी वोटर लिस्ट में तेजस्वी यादव का नाम है। उसके बावजूद ये कहना कि उनका अपना नाम नहीं है, अब वो चुनाव कैसे लड़ेंगे, जाहिर तौर पर यह समझ में आता है कि एसआईआर को लेकर जो एक पॉलिटिकल पोजिशनिंग उन्होंने कर रखी है उस पर लगातार वो आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि इसके पहले भी देखें कि जो ड्राफ्ट मतदाता सूची को चुनाव आयोग ने जारी किया है, उसके बाद उस ड्राफ्ट सूची को जारी होने के बाद 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर यानी कि 1 महीने तक आप उसमें शिकायत दर्ज करा सकते हैं अगर किसी मतदाता का नाम उसमें छूट गया है या कोई गलत ऐड हो गया है। दोनों ही कंडीशन में बाकायदा 1 महीने में उसको जुड़वाया जा सकता है या हटवाया जा सकता है। इन सारी चीजों को करने के बजाय इस रूप में हाय तौबा मचाना कि हाँ मतदाताओं के साथ कुछ बहुत बड़ा गलत हो रहा है, बहुत चीजें हो रही हैं, यह निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकल पोजीशनिंग ज्यादा है बनिस्बत फैक्ट पे काउंटर करने के। एसआईआर को जब कराया जा रहा था इसमें कोई दोहरा नहीं कि उसमें कुछ त्रुटियां समझ में आ रही थी, जिस तरीके से कराया जा रहा था ग्राउंड पे, जिस प्रकार से बीएलओ जिस प्रकार से काम कर रहे थे, लेकिन उसमें सुधार कराने के बजाय इस तरह की सनसनी फैलाना निश्चित तौर पर बहुत अजीबोगरीब मामला नजर आ रहा है। खुद तेजस्वी यादव ने अपने बारे में कहा, चुनाव आयोग का जो मतदाता सूची है, जो ड्राफ्ट सूची है, उसमें सीधे सीधे उनका नाम का दिखना यह बता रहा है कि उनके सारे कैंपेन की एक तरह से मीनाक्षी अब हवा निकलेगी, क्योंकि लोगों को भी वहां पे ये समझ में आएगा कि खामखा का एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तथ्य इतना उनके खिलाफ जा रहा है, वो कह रहे हैं कि उनका नाम नहीं है, दूसरी तरफ मतदाता सूची में तस्वीर के साथ उनका नाम नजर आ रहा है। मीनाक्षी, बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र, आप सही कह रहे हैं। विजय जी, एक तो होता है कि कुल्हाड़ी पर कुल्हाड़ी का पांव पे गिर जाना, वो खुद दौड़ के जो है जा रहे हैं, खुद अपना पांव कुल्हाड़ी पर दे मार रहे हैं। आपकी जरूरत ही नहीं, सब लोग समझ गए इतनी बात को। देखिए, मुझे बल्कि ये लग रहा है कि वो जो ड्राइव चला रहे हैं इलेक्शन कमीशन या एसआईआर के खिलाफ, वो उल्टा इससे वीक हो रहा है। बिल्कुल, इसमें किसी का कोई फायदा नहीं हो रहा। हो सकता है कि इसका मतलब ये नहीं कि सारे ठीक ही हो सकता है बहुत सारी गड़बड़ियां हों, बहुत सारी परेशानियां हों, बहुत सारी त्रुटियां हों, कुछ लोगों के नाम शामिल हों, कुछ लोगों के नाम कट गए हों, लेकिन आप अपने नाम को लेकर इस तरह की बात करेंगे, और ये तो जाहिर था कि इलेक्शन कमीशन इसको कर ही देता, तो उससे आप अपने ड्राइव को या जो भी आप आरोप लगाना चाह रहे हैं वो कमजोर हो रहे हैं। इससे लोगों का भरोसा कम होगा कि भाई आप फालतू की बातें कर रहे हैं। कम से कम यदि उनको नहीं पता था तो पहले चेक करवा लेते। यदि ऐसा नहीं, वही करो, अपने नाम को लेकर। मेरा ये कहना है, तेजस्वी को परेशान होने की क्या जरूरत है? उन्होंने तो कहा ना चुनाव का बायकॉट करने वाले, चुनाव नहीं लड़ने वाले, वो तो कह चुके, तो उन्हें तो परेशान होने की जरूरत नहीं। उनका नाम आता है कि नहीं आता? जब आरजेडी ने कह दिया था कि वो चुनाव को बायकॉट करेंगे और कांग्रेस से अगर बात करेंगे और उतने गंभीर है वो एसआईआर को लेके, तो फिर तेजस्वी को चिंता करने की जरूरत नहीं थी। और तेजस्वी जैसा नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री रहा है, लालू प्रसाद का बेटा है, उप मुख्यमंत्री, हाँ उप मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री रहे, लालू प्रसाद के बेटे हैं, अपने आप को भविष्य के मुख्यमंत्री के रूप में अगर देख रहे हैं वो कम से कम अपने स्टाफ से और खुद चेक करवाते कि भाई बीएलएसए के नाम है कि नहीं। और आप कम से कम अपना छोड़ो, आप कम से कम 4 ऐसे लोग लेकर बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जिनका पूरा सब कुछ है और उनका नाम नहीं है, तो आप खेलते। आप इस तरीके से बात कर आप उस पूरी मुहिम को जो आप विपक्ष चलाना चाह रहा है उसको मुझे लग रहा है उसको कमजोर है, उसको लगभग खत्म कर दिया है। सर मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर 100 में से 50 लोग भी उनकी बात मान रहे थे, उस पर विश्वास करना चाह रहे थे, ये जो तेजस्वी यादव जी ने किया उसके बाद कौन विश्वास करेगा? सवाल विश्वास से आगे का है मीनाक्षी जी। क्या इतने कमजोर, इतने असहाय, इतने अशक्त, इतने निर्बल तेजस्वी यादव हो गए हैं? सवाल ये है। इतनी बड़ी मशीनरी, इतनी बड़ी पार्टी का वो नेता, पूर्व उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के दावेदार, उनका नाम कट जाएगा, उनके पास एक कोई व्यक्ति नहीं जो जाके पर्ची लगा के साइन कर कहे कि भैया ले इसको नाम जोड़ दो। 1 महीने का समय है। नहीं सर, जोड़ दो नहीं, पहले देख तो लो कि कहीं गलती तो नहीं हो गई है। कट गया, मैं तो एक्सट्रीम पे जा रही हूँ, तो अब सामने आ गया है नाम नहीं कटा। लेकिन वो कट गया वाला में तो फिर उनके मुहिम को वो मिलते हैं ना दम, वो तो अलग चीज है कि जुड़ जाएगा। लेकिन ये तो उससे उस मुहिम को कमजोर कट भी गया हो तो भी उस मुहिम को अब दम नहीं मिलता, क्योंकि चुनाव आयोग ने आपको पूरी सूची दे दी, कह रहे हैं कि भैया खोजो, जो हो ठीक कराओ। ये चुनाव आयोग को ही लोकतंत्र अच्छा रहे, जीवंत रहे, उसका जिम्मा नहीं दिया जा सकता है। चुनाव आयोग एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, सिर्फ जिम्मा तो हम सब का है ना, वी द पीपुल ऑफ इंडिया है ना, हम भारत के लोग, और उसी में से एक तेजस्वी यादव जी हम भारत के लोग हैं। संविधान रोज लिए घूमते रहते हैं, राहुल जी के साथ घूमते रहते हैं, उसकी रक्षा करने का जिम्मा हम सब का है। हमारा वोट कट जाएगा, हमको पता नहीं चलेगा, हम जाकर उसको कंटेस्ट नहीं कर सकते। और यहां तो वो असत्य बोले ना सर, झूठ नहीं ठीक रहेगा, वो असंसदीय रिकॉर्ड से निकालना। विनोद जी ने अभी टोका तो इसलिए झूठ नहीं बोला। असत्य वचन कर रहे हैं तेजस्वी यादव, और बिहार की जनता जो उनके साथ भी खड़ा होगा ना, आज उसको शर्म आ रही होगी कि हम कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं। और यकीन मानिए इस 1 महीने में जो इनकी लड़ाई है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, चाहे पदयात्रा कर ले, चाहे जहां से जहां घूम ले, क्योंकि बिहार के हर व्यक्ति को पता है, बहुत जागरूक है वो, उसको पता चल जा रहा है कि भैया वोटर लिस्ट में हम नाम डलवाएंगे तो आएगा, कागज रहेगा तो आएगा, गड़बड़ होगी तो नहीं आएगी। अच्छा, अभी एक जानकारी है जो हमारे ब्यूरो चीफ दे रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि तेजस्वी का नाम वोटर लिस्ट में है। तेजस्वी जिस एपिक नंबर से चेक कर रहे थे वो एपिक नंबर बदल गया है। नया एपिक नंबर डालने के बाद तेजस्वी का नाम वोटर लिस्ट में दिखाई दे रहा है। ये हमारे ब्यूरो चीफ ये क्लैरिटी दे रहे हैं, तो ये जानकारी हमने भी दर्शकों तक पहुंचा दी। तो सर, अगर एपिक नंबर चेंज हो गया है तो फिर वही पता, किसी भी पार्टी का सबसे बड़ा नेता, उसके पास उसके अपना स्टाफ इतना होता है, उसके अपने पार्टी के नेता इतने सारे हैं जो इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले उसको दोबारा तिबारा चौबारा चेक करवा सकते हैं। फिर भी उन्होंने ये करने में जल्दबाजी दिखाई, क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि मैं एक नैरेटिव सेट करना चाहता हूं कि मेरा नाम नहीं है। देखिए तेजस्वी यादव को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले चाक चौबंद तरीके से पूरी मतदाता सूची देख लेनी चाहिए थी जी। पुराना एपिक नंबर डाला, नहीं मिला, उसके बाद मतदाता सूची देखते जिस क्षेत्र में रहते हैं उसके हिसाब से उसमें बूथ नंबर से आ जाता, और वो तो ये तो उनसे बहुत बड़ी चूक हुई है, और इससे जाहिर है इससे मुहिम को धक्का लगा है। लेकिन इससे पूरी मुहिम पंचर हो गई ये मैं नहीं मानता, क्योंकि मान लीजिए तेजस्वी यादव को नाम आ गया, अगर विपक्ष अभी 100 ऐसे लोग लाके खड़ा कर दी जिनके वाकई नाम ना हो और जो वोटर रहे हो, तो मुहिम फिर चलेगी, नहीं है ना। तेजस्वी यादव बड़े नेता हैं। पहली बात तो कोई बीएलओ कोई बीएलए ये हिम्मत नहीं कर सकता कि उनका नाम काट दे, कोई नहीं कर सकता। लेकिन दिल्ली में आप याद करिए, जब एमसीडी चुनाव हो रहे थे, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे अनिल चौधरी, जब वोट डालने गए तो उनका नाम ही नहीं था उसमें वोटर लिस्ट में, वो प्रदेश अध्यक्ष थे। मैं कह रही हूं तो त्रुटि तो हो सकती है ना। मैं कह रहा हूं 1 महीना का समय है ना सर, जो नाम मैं वो तो मान रहा हूं यार, मैं तो बात कर रहा हूं दूसरी बात, सबको मालूम है। मैं ये कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव को मैं तो पहले ही कहा चाक चौबंद सारी जांच करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, लेकिन खाली एक इस गलती से, उनकी मतलब इस चूक से ये मुहिम पंचर हो गई, ये कहना भी एक अतिशयोक्ति है। तो मैं इसे काउंटर करती हूं। लेकिन चूक नहीं सर, ये तो प्रोपेगेंडा है। नहीं, प्रोपेगेंडा नहीं है, होता तो चल जाता। चूक ये है कि बिना पूरा जांच किए आप बैठ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा, इसी ने चूक है ना, क्या बिना तथ्य जांचे। ये इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि विनोद जी, एक मुहिम जो इस वक्त और विपक्ष बिहार में क्या चला रहा है, वो यही तो कह रहा है कि नाम काटे जा रहे हैं, वोट की चोरी हो रही है। राहुल गांधी ने भी कहा कि एटम बम है उनके पास, वो फोड़ देंगे तो सबको पता चलेगा। अब ये जो तेजस्वी यादव ने किया, और आपने कहा ना कि
इसको पूरी तरह से पंचर नहीं किया है उनकी उस मुहिम को। वो क्या कह रहे थे कि मुस्लिम वोटर्स कट जाएंगे। सबसे बड़ा नैरेटिव क्या फैलाने की कोशिश की जाए थी कि मुस्लिम वोटर्स कट जाएंगे, यादव वोटर्स को काटा जाएगा, आरजेडी और कांग्रेस के वोटर्स को काटा जाएगा। लेकिन जब लिस्ट सामने आई तो सबसे ज्यादा नाम अगर कहीं पर कटे वो तो पटना के वोटर्स के नाम कटे हैं। 3.5 लाख वोट कटे, 3.5 लाख वोट कटे। और पटना अगर हम यूं देखें शहरी क्षेत्र है, वहां की जो वोटर्स की आबादी है, चॉइस ऑफ सिलेक्शन ऑफ पार्टी है, वो तो बीजेपी है। भाई मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, मैं उनकी उस पर नहीं जा रहा हूं मुसलमानों का नाम कटेंगे, ईबीसी कटेंगे या पिछड़ों कटेंगे। नाम तो जो पते पर नहीं मिलेगा, जिसका डबल होगा, जिसकी डेथ हो गई होगी, जिसके पास वाजिब दस्तावेज नहीं होंगे, उसका कटेंगे, वो चाहे किसी वर्ग का हो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं खाली कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सबसे आसान है कि 15 आदमी आप ले आइए जिनको मृत सूची में डाल दिया गया और वो जीवित हो और साबित कर दिए तो हम इस पर स्टेप इन करेंगे। ये सबसे आसान है। तेजस्वी का नाम है कि नहीं ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है वो तो तेजस्वी की गलती है जी। ये तो कि आप भाई आप कोई देखिए होमवर्क नहीं करते। सबसे कठिन काम को सबसे आसान कर विपक्ष के नेता जो कह रहा हूं ये आसान काम है क्या? मरे लोग नहीं लाने हैं, जिनके नाम मृत सूची में डाल दिए गए और जिंदा हैं उनको ढूंढने में कितनी दिक्कत है भाई बिहार में। अगर ऐसा आप आरोप लगा रहे हो तो आप लाइए। सुप्रीम कोर्ट ने तो यही कहा है ना, उनने कोई 15,000 आदमी नहीं कहा, उसने 15 आदमी लाइए। इससे कम संख्या क्या हो सकती है भाई? तो बजाय इसके कि तेजस्वी यादव बिना देखे, बिना पता किए, बिना जांचे परखे बैठ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को, कहने लगे मेरा नाम कट गया, वो उन लोगों को ढूंढे जो वाकई जिनके नाम होने चाहिए थे और नहीं है, और उनको ढूंढे। उनकी पार्टी के बीएलए, कांग्रेस के जो बाकी जो एक्टिविस्ट हैं वो उनको पता करें कि जिनके नाम होने चाहिए थे ड्राफ्ट लिस्ट में और नहीं है और जेन्युइन लोग हैं। तेजस्वी की प्रॉब्लम तो बीएलए वो लोकतंत्र की भी सेवा होगी। तेजस्वी यादव से आगे लेके जाती हूँ, राहुल गांधी तक भी आना है। और ऑल टुगेदर जितने नाम कटे हैं, जिस रीजन में, जिस क्षेत्र में नाम कटे हैं, जरा उस पर भी थोड़ी सी हम चर्चा कर लें। चुनाव आयोग ने जो बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की है उसमें 65,64,075 वोटर्स के नाम कटे हैं। इनमें सबसे ज्यादा पटना जिले में वोटर्स के नाम कटे हैं। मैं इससे पहले कि आगे की डिटेल पढ़ूं, क्या कहा जा रहा था विपक्ष की ओर से कि हमारे नाम काटने की, मतलब हमारे वोट चुराने की कोशिश इलेक्शन कमीशन कर रहा है, बैकडोर से बीजेपी करवा रही है। तो पटना जिला आप देखें जहां पर बीजेपी का वोट सबसे ज्यादा, वहां पर सबसे ज्यादा नाम कटे। पटना जिले में 3,95,500 वोटर्स के नाम कट गए। दूसरे नंबर पर है पूर्वी चंपारण, जहां पर 3,16,793 वोटर्स के नाम कटे। लेकिन अगर रीजन वाइज हम बात करें तो सबसे ज्यादा सीमांचल रीजन में 9.8% वोटर्स के नाम कटे हैं। हालांकि सीमांचल में किशनगंज जिले में 1,45,913 वोटर्स के नाम कटे, जबकि पूरे बिहार की अगर हम बात करें तो सबसे कम शेखपुरा जिले में वोटर्स के नाम कटे हैं। शेखपुरा में 26,256 वोटर्स के नाम कटे हैं। दरअसल बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन से पहले 7,89,69,844 वोटर थे, जो अब घटकर 7,24,05,756 रह गए हैं। यानी कि 65,64,075 वोटर्स के नाम लिस्ट में अब नहीं हैं, ये कट गए हैं। अब दिलचस्प यह है कि सबसे ज्यादा वोट कटने वाले जो टॉप 5 जिले हैं, किशनगंज जिले का नाम नहीं है। और इसी लेकर बिहार में सियासत बहुत दिनों से गर्म थी। वहां सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर्स है और इसलिए वहां सबसे ज्यादा नाम कटेंगे। लेकिन चुनाव आयोग के डेटा में तो ऐसा नहीं हुआ। किशनगंज में सबसे ज्यादा वोटर्स के नाम नहीं कटे हैं। अब ये देखिए, जो एक्चुअल में हो रहा होता है और जो प्रेजेंट किया जाता है, यानी कि रियलिटी और नैरेटिव दोनों में बड़ा फर्क होता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने क्या कहा? भारत के चुनाव आयोग पर उन्होंने निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी के एनुअल लीगल कॉन्क्लेव में राहुल गांधी ने कहा कि मैंने पहले कुछ नहीं कहा क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं थे। फिर महाराष्ट्र चुनाव हुए, आम चुनावों में हमें सीटें मिली, लेकिन विधानसभा चुनावों में स्थिति अलग थी। इन दोनों चुनावों के बीच 1 करोड़ नए मतदाता सामने आए। इनमें से ज्यादातर वोट भाजपा को मिले। ये साफ तौर पर धोखाधड़ी हुई। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में चुनाव प्रणाली पहले से ही खत्म हो चुकी है, वोट चोरी हो रहे हैं। आप ये बयान सुने, कहां पे वोटों की चोरी हो रही है। फिर इसे जो डेटा इलेक्शन कमीशन ने हमें दिया है उस पर हम चर्चा कर लेंगे। Right from 2014, I had a suspicion that there's something wrong, something does not add up. In fact, I'll even go further. I had a suspicion in the Gujarat Assembly elections already.
Okay? This ability to win sweeping victories. Congress party doesn't get a single seat in Rajasthan, doesn't get a single seat in Madhya Pradesh, doesn't get a single seat in Gujarat. This was surprising to me. So whenever we spoke, people said, well, where's the proof? And then something happened in Maharashtra, where in the Vidhan Sabha we won the election, hands down. In the Lok Sabha we won the election, hands down. And then 4 months later, we didn't just lose, we were obliterated. 3 formidable parties suddenly just evaporated. And that's when I thought that this just cannot be. I say with absolutely no doubt that we have proof. And we have such proof. We have such proof that will show the whole country that the institution of the Election Commission does not exist, that it has disappeared. इलेक्शन कमीशन का वजूद पूरी तरह से खत्म हो चुका है, वोटों की चोरी हो रही है। इलेक्शन कमीशन का डेटा सामने ये बता रहा है। एक हवा खड़ा किया गया हर्षवर्धन जी, ये हवा क्या था कि मुस्लिम वोटर्स के नाम कट जाएंगे। क्या कोशिश की जा रही थी कि भाई अब अगर मुस्लिमों के नेता के तौर पर किसी की चर्चा हो तो फिर वो राहुल गांधी की चर्चा हो। एक तस्वीर आपने देखी जो इमरान प्रतापगढ़ी ने भी पोस्ट की, कुछ मुस्लिम लीडर्स राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे। तो इलेक्शन कमीशन पर आरोप, मुस्लिम वोटर्स के कट जाने का हवा, ये सब कुछ खड़ा किया गया, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन के डेटा में वो बात है? देखिए, मुझे तो सचमुच अब थोड़ी चिंता हो रही है राहुल जी के स्वास्थ्य की, क्योंकि जिस तरह से अब वो लगातार, पहले मुझे याद है कि आज मैं बोलूंगा तो संसद हिल जाएगी या क्या सुनामी या क्या आएगा, धमाका होगा, कुछ एक बार बोला था उन्होंने, हिल जाएगा सब। फिर कभी वो कुछ इसी तरह की बात करते हैं। कपिल सिब्बल साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सबको याद, लंदन में कहाँ हुई थी सर? लंदन में ही हुई थी ना, वो कौन सा एक हैकर आया था, उसका भी पता नहीं चला, बाद पता चला वो भी फ्रॉड निकला लंदन में। सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली विधानसभा में टू टू करके दिखाया था कि देखिए इससे हमने किया तो आम को गया, देखिए हमने इससे किया तो 2 बार बनाना को ही चला गया। जब आपको बुलाया गया तो आप कभी गए नहीं। आप चुनाव जब हारते हैं तो कुछ समय बाद आप जागते हैं, और किसी भी चुनाव में देश को यह जरूर सुनना चाहिए, आप अगर तय कर लीजिए, और कुछ लोग तो इसी के मास्टर होते हैं, आप तय कर लीजिए कि आपको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी डालनी है तो आप 10-15 ऐसे नाम ले आइए, कुछ ऐसे बढ़े घटे वोटर लाइए। बड़ा विचित्र है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोकसभा से विधानसभा में परिणाम बदल गए। वो देश के लोकतंत्र को नहीं समझ रहे हैं। हमारा लोकतंत्र है ही ऐसा भाई, चुनाव कोई जीतता है उसके तुरंत बाद चुनाव करा दीजिए तो हो सकता है वो हार जाए, लेकिन चूंकि वो जिस परिवार में जन्मे, बड़ा एग्जांपल है दिल्ली का बीजेपी बड़ा की लहर एग्जांपल पूरे देश में, लेकिन दिल्ली चुनाव हार जाते थे। यहां तो 7 की 7 जीतते थे। उनको एक दिक्कत हो गई है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल जी के स्वास्थ्य की मुझे चिंता होती है। वो बचपन से प्रधानमंत्रियों के घर में पैदा हुए, प्रधानमंत्री उनके सामने उस भाव में खड़े रहते थे कि बताइए राहुल बाबा क्या करना है। अब उनका संकट क्या है कि अब उनको लगता है कि एक व्यक्ति, और देखिए टाइमलाइन क्या बता रहे हैं, 14 से मुझे संदेह है। कमाल कर रहे हो, 14 में तो कोई नरेंद्र मोदी की सरकार थोड़ी ना थी। नरेंद्र मोदी अगर इन्फ्लुएंस भी कर सकते थे तो नहीं थे, और बड़े महत्वपूर्ण चुनाव हारे। 99 पे कांग्रेस पार्टी ने लाकर रख दिया था गुजरात के चुनाव में 2017 में। क्या चाह रहे हैं राहुल गांधी? देश के लोकतंत्र को इस तरह से कमजोर करना, अराजकता फैलाना। मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वो अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं निभा रहे हैं। सर मैं आप इसमें कुछ ऐड करना चाहिए। देखिए, चुनाव आयोग ने जब राहुल गांधी जो लगातार आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहा है, तो चुनाव आयोग की जो प्रतिक्रिया आई है, चुनाव आयोग ने कहा कि 12 जून को हमने राहुल गांधी को पत्र लिखा था, राहुल गांधी उसका जवाब भी नहीं दिया। हमने राहुल गांधी को मेल किया और बुलाया मिलने के लिए, राहुल गांधी मिलने भी नहीं आए। राहुल गांधी ने एक पत्र चुनाव आयोग को नहीं लिखा। जब चुनाव आयोग आपको 12 जून को पत्र लिख रहा है, कमीशन बुलाएगा तो राहुल गांधी चले जाएंगे। तो आप जाइए ना, चुनाव आयोग कह रहा है हम पे आरोप लगा रहे हैं, हम आप आइए, हम आपको पत्र लिख रहे हैं। क्या राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा कि मुझे इसमें संदेह और ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है, आप इसका वेरिफिकेशन दीजिए? क्या राहुल गांधी ने पत्रकार वार्ता लेके एक भी प्रूफ दिया कि चुनाव आयोग धांधली कर रहा है? चुनाव आयोग के मेल का राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया कि चुनाव आयोग जब मेल पे पूछ रहा है कि भाई कहां धांधली, आप हमारे से मिलने आइए, हम सारा स्पष्टीकरण देंगे। सर, उन्होंने एक नई बात और कही, और उस बयान का जिक्र यहाँ करना बहुत जरूरी हो जाता है।
राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश में चुनाव प्रणाली ही बढ़ चुकी है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर 15 सीटों की हेराफेरी नहीं हुई होती तो प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। विजय जी, 15 सीटों की हेराफेरी अगर नहीं हुई होती, सीटें उनकी मतलब बीजेपी की कम हो जाती, हेराफेरी नहीं हुई होती। ये जो 240 वाले आंकड़े को तो लेकर वो हमेशा से सवाल खड़े कर रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की इतनी सीटें नहीं, और आप बढ़ बाइट जाती। चलाएं उससे पहले मैं कोई बाइट नहीं चला, चर्चा करेक्ट कर दूं। जब 240 आया था तो इन्होंने कहा था हमने नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास फाड़ दिया, गुब्बारा फूला था वो पूरी तरह से फट गया है, और हमने बता दिया, देश की जनता ने बता दिया है कि लोकतंत्र क्या होता है। इन्हीं राहुल गांधी ने कहा था। और आप सोचिए जरा, अयोध्या सीट हार जाते, फैजाबाद लोकसभा सीट, नरेंद्र मोदी की जीत का अंतर 1.5 लाख का रह जाता। आज जो निशाना लगाया जाता वही जो अवधेश जी को सबसे पहली सीट पर बिठाया जाता है, पहली बार के सांसद हैं, क्या अवधेश जी वो हम सोचे अपने और एक कितना बड़ा प्रूफ, मतलब ये इसका मीनाक्षी जी, एक प्रूफ बता दूं मैं आपको। जब दिल्ली का चुनाव परिणाम आया था, प्रधानमंत्री मोदी भाजपा मुख्यालय आए थे बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने, तो उन्होंने कहा था कि आज एक और खबर है हमारे पास कि हम नांदेड़ की लोकसभा सीट हम जीत गए। प्रधानमंत्री मोदी वहां घोषणा कर रहे हैं और बाद में मालूम पड़ा जब रातों पार्टी खत्म हुई तो बीजेपी वो 48 सीटों से वोटों से हार गई। अच्छा, मुझे ये लग रहा है विषय लंबा है और इस पर थोड़ी और लंबी चर्चा होनी चाहिए। हालांकि मुझे ब्रेक के लिए जाना है, लेकिन एक कमेंट सर आपका लेके मैं ब्रेक पर जाऊंगी। बिल्कुल, मैं इसलिए ब्रेक के बाद भी इस मुद्दे पर हम थोड़ी चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन सर ये कि सरकार हमारी बन जाती, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते, 15 सीटों की अगर हेराफेरी नहीं हुई होती, वो तो ठीक बात है। अगर चाची के मूछे होती तो हम उसको चाचा कहते। वो मुद्दा वो नहीं है ना। और अभी बहुत सारे उदाहरण हुए हैं लोकसभा के चुनाव में कि 303 से 240 पर आ गई भारतीय जनता पार्टी, तो वो तो उनकी हवा निकली है या कमजोर हुए ही है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन क्या वो हेरफेर नहीं कर सकते? और 2019 में तो 303 सीट थी, तो उससे ज्यादा ताकतवर प्रधानमंत्री और सरकार चुनावों में यदि उस समय गड़बड़ नहीं कर पाई, सुन रहे हैं आप बात, 2014 में तो वो प्रधानमंत्री नहीं थे, उनके पास था नहीं इलेक्शन, उस समय तो राहुल जी के पास था इलेक्शन कमीशन, समझिए, तो वो वहां पर आ गए। लेकिन 2019 में 303 सीट आई, यानी 2024 की सरकार के इलेक्शन के वक्त सबसे मजबूत सरकार थी, और उस समय वो 240 पर आ गए हैं। अयोध्या की सीट का जिक्र किया, राजस्थान को देखे, राजस्थान के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की 30 सीटें हार गए, वाराणसी में कम हो गया, वो सारा हुआ। फिर आप तेलंगाना के विधानसभा चुनावों के नतीजे देख लीजिए, कर्नाटक के देख लीजिए, वो सारी बातें हैं। तो वो नहीं है, इस लड़ाई को थोड़ा मजबूती से लड़ें। और लोग, इससे क्या हो रहा है, आप लोकतंत्र में जिन लोगों का भरोसा ना, उसे भी आप कम कर रहे हैं। जो राहुल गांधी जी पिछली बार हार गए थे, तो वही उत्तर प्रदेश से जीत गए ना, अच्छे खासे वोटों जीते, अच्छे खासे वोटों से जीते। वो स्मृति ईरानी जो बहुत मजबूत थी, वो वहां पर एक कार्यकर्ता से हार गई हैं। बात चल रही है बिहार की पॉलिटिक्स की, और ये जो पहला वोटर लिस्ट ड्राफ्ट आया है उसमें कितनों के कहां कितने नाम कटे हैं, उसका पूरा ब्यौरा हमने आपके सामने रखा। और जो लगातार चर्चा ये की जा रही थी विनोद जी की इसमें हवा ये बनाया गया था ना कि मुसलमानों के नाम सबसे ज्यादा कटेंगे, आप देखिएगा, उन्हें उनका मत का अधिकार उनसे छीन लिया जाएगा, ओबीसीज को उनका अधिकार नहीं मिलेगा, एससी एसटी को उनका अधिकार नहीं मिलेगा। लेकिन जब लिस्ट जारी की गई है तो सबके नाम कटे, जो है नहीं इस दुनिया में उसका नाम तो कटेगा ही ना। देखिए, मैं तो शुरू से ये कहता था कि इस एक्सरसाइज में पिक एंड चूज नहीं होगा, जो नहीं होंगे, जिनका नाम डबल होगा, जो वहां से विस्थापित हो चुके होंगे, वही नाम कटेंगे। चूंकि सबसे ज्यादा हल्ला ये मचाया जा रहा था, खासकर सत्ता पक्ष की तरफ से, कि बांग्लादेशी बहुत घुसाए हैं, बांग्लादेशियों को हटाया जाएगा, बांग्लादेशी, तो इसलिए विपक्ष को मौका मिल रहा था कि साहब मुसलमानों को बांग्लादेशी के नाम पर डिफरेंशियाइज करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों तरफ से, क्योंकि सारा नैरेटिव बांग्लादेशियों को बनाया जा रहा था कि बिहार में बांग्लादेशी बहुत घुसाए हैं, और सबसे कम नाम, मतलब आप खुद ही बता रहे हैं, सीमांचल में नहीं कटे, इतने पटना में कटे हैं। तो अगर सीमांचल में उतने नाम नहीं कटे, इतना पटना में कटे हैं, तो बांग्लादेशी कहाँ गए? लेकिन इसमें विजय जी कुछ और दूसरा एक डेटा रख रहे थे, वो किशनगंज विधानसभा का डेटा दे रहे थे। किशनगंज विधानसभा का बता रहा था कि किशनगंज विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट कटे 49,348 या समथिंग लाइक दैट। लेकिन दोनों को देखें कि जो मुस्लिम बहुल जिले हैं 5 जिले, उनमें 9.5 लाख वोट कटे। कितने? 9.5 लाख वोट कटे, है ना। और मतलब मोटे तौर पर, और जो एनडीए के गढ़ हैं, तिरुपत जिसे कहा जाता है, उसमें 12.5 लाख वोट कटे। ये क्या कर दिया इलेक्शन कमीशन ने? हाँ, तो अब ये मैं तो आपको 12.5 लाख मीनाक्षी, पिछले ब्रेक से पहले चर्चा एक हो रही थी राहुल गांधी के बयान को लेकर, उस पर चूंकि आप जी, तो मैं थोड़ा, देखिए
राहुल गांधी के पास सबूत है कि नहीं है एटम बम उन्होंने कहा, वो कब फोड़ेंगे, हो सकता है 5 तारीख को कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बेंगलुरु में शायद होने वाली है, उसमें बोलेंगे कर्नाटक का मसला उठा रहा है। मैं उस पर उनके पास, क्योंकि बार बार अगर वो कह रहे हैं तो नेता विपक्ष हैं, उनको सबूत देना चाहिए, और अगर होगा तो कुछ देंगे भी। अब कितना बड़ा सबूत है तो, लेकिन एक सवाल जो बार बार मैं कहता हूँ, राहुल गांधी भी नहीं कह रहे हैं कि जो एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में कहा था इलेक्शन कमीशन की साइड से कि वोट पोल और वोट काउंट में फर्क क्यों है। अगर 100 वोट डाले जाएंगे तो 100 ही गिने जाएंगे। ये कैसे होगा कि 100 डाले जाए 105 या 110 गिन लिए जाए, करीब 5.5 लाख से ज्यादा वोट जो है एक्स्ट्रा गिने गए। तो ये एक सवाल, इसका एक क्रेडिबल जवाब ना राजीव कुमार जी ने तब दिया, ना अभी तक गणेश कुमार जी की तरफ से आया। तो ये कम से कम चुनाव आयोग को जो है इसका स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए, ताकि हमारे जैसे अज्ञानी लोगों को भी समझ में आए कि भाई ऐसा कैसे हुआ। ये वो भी डिजिटलाइजेशन के जमाने में जब सब कुछ डिजिटल प्रक्रिया के तहत वोटिंग होती है, पूरी ईवीएम से वोट होते हैं, सब कुछ गिना जा सकता है। अच्छा, अब तो इनवैलिड वोट भी नहीं होते, पहले भी इनवैलिड वोटों का भी नंबर बताया जाता था। इनवैलिड तो अलग चीज है, इनवैलिड अलग होते थे, अभी भी बताए जाते हैं। हाँ। उसका जवाब राजीव कुमार जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत स्पष्ट था। वोट पोल और पहले से जो बैलेट वोट होते हैं उन सबको जोड़कर सभी के नंबर सेम रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय में यह मामला गया था और उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं पाई गई है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कई ऐसी चीजें हैं जिसको आप जब एडीआर की रिपोर्ट कहते हैं, एडीआर कोई संस्था नहीं है ना, एडीआर तो कहीं जाएगी, संस्था बताएगी। संस्था कौन सी है? चुनाव आयोग है या फिर आप सर्वोच्च न्यायालय? एडीआर ने जो आंकड़ा दिया था वो चुनाव आयोग की वेबसाइट से ही दिया था। और जो आप कह रहे हैं ये कैसे हो जाएगा कि उनके बैलेट, भाई इलेक्शन कमीशन में जितने वोट पोल हुए उसमें बैलेट वाले पेपर भी गिने जाते हैं। तो कह रहा हूं मैं कि वो सारे जवाब राजीव कुमार की प्रेस वार्ता में बहुत लंबे थे। उस वक्त भी हम लोगों ने चर्चा की थी, संतोषजनक तो ये भी कहा गया था। और संतोषजनक तो आंकड़े सर्वोच्च न्यायालय के सामने आने थे ना। अभी तो 10 प्रत्याशियों ने क्रॉस वेरिफिकेशन कराया महाराष्ट्र में, एक भी गड़बड़ी नहीं। वो तो अलग इशू, मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ। इशू वो तो पेंडिंग है मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी तक। लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा तो यह है कि पूरे इलेक्शन एक्सरसाइज में ये कहा गया था, खासतौर से इस बात का जोर दिया गया था कि जो अवैध लोग हैं, अवैध नागरिक हैं, जैसे घुसपैठी हम कहते हैं या बांग्लादेशी कहते हैं, उनको निकाला जाएगा। तो क्या इस लिस्ट में ऐसे लोग आए हैं जिनकी पता तो रहना चाहिए देश में कि भाई वो लिस्ट सर है? मैंने कल एक खबर दिखाई थी दर्शकों को, लेकिन इस पे मुझे एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं सर। कल एक खबर दिखाई थी कि कैसे बंगाल में एक बांग्लादेशी मॉडल आकर रहने लगी, और ना सिर्फ वो रहने लगी, उसका पैन कार्ड बन गया, आधार कार्ड बन गया, सारे डॉक्यूमेंट बना लिए, वोटर ID कार्ड भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। और जब छानबीन हुई तो पता चला तो एक दूसरी खबर मैं दे दूं, गलत तो हो रहा है, एक दूसरी खबर गलत तो हो रहा है जी कि पुणे में कारगिल के वेटरन के परिवार में 10-15 लोग घुस गए कि तुम बांग्लादेशी हो। वो रहने वाले यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश के, उन्होंने फिर सारे डिटेल बताए, उसके बाद भी जो है वो उनका हेरसमेंट हुआ। ये भी हो रहा है इस देश में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सब चीजें जैसा विजय जी कह रहे हैं स्पष्ट रूप से सामने आनी चाहिए कि कितने इस लिस्ट में मूल मुद्दा तो स्पष्ट आएगा कैसे सामने, जब आप पहले से ही एक माहौल, विपक्ष का काम क्या है? ये क्या सरकार और विपक्ष का काम है क्या? ये तो देश का काम है ना। हाँ, तो आप अलग अलग कैसे खड़े हो सकते हैं? बांग्लादेशी की चिंता हम सब की जैसे यहां है, ऐसे ही नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की भी होनी चाहिए। और इस पर जब आप इतना हंगामा कर देंगे, मुझे तो यह भी लगता है कि जब आपने बार बार कह दिया नागरिकता का तय करने का अधिकार किसको है, तो चुनाव आयोग तो वोटर लिस्ट के लिहाज से काम कर रहा है। अब इसमें कौन बांग्लादेशी है, कितने रोहिंग्या हैं कटे वाले में, यह समझना तो असंभव है। अच्छा, दूसरा, जब आप स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर ढेर सारे सवाल खड़े कर रहे हैं, तो कई जगह पहचान पर भी आप रोड़ा बन रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, यह देश के हित में नहीं है। इंदिरा गांधी ने तब कहा था कि असम में जिस तरह से घुसपैठिए बढ़ रहे हैं, हमारे पास उस समस्या का समाधान नहीं सूझ रहा है। इतनी सरकारें आ गई, हम अभी मुश्किल से 1000 के आसपास, कुछ 2-2,500 अभी तक बांग्लादेशी चिन्हित करके भेजे गए हैं। क्या वो सबको पता नहीं? तो असम का तो अच्छी याद आपने दिलाई, वो रजिस्टर बना हुआ, उसमें कुछ कर रही है क्या सरकार? यही तो मैं कह रहा हूं, वो तो हंगामा हुआ, लेकिन वो तो आइडेंटिफाई हो गया, उस पे भी हंगामा हुआ और वो रोक दिया गया। हंगामे से फर्क नहीं पड़ता, आइडेंटिफाई कर लिया ना, तो सरकार ने क्या कोई एक्शन लिया है उस पर? लेकिन यही तो कह रहा हूं, नहीं एक्शन लिया था ना, इसीलिए तो कह रहा हूं हर बार हंगामा ही क्यों होगा? आप तय करके उसको विपक्ष और सत्ता पक्ष इसको ठीक करिए। सरकार का मसला थोड़ी ना, ये तो देश का मसला है। एनआरसी बनाइए पूरे देश में। अब देखिए ये विषय कहीं एनआरसी तक ना पहुंच जाए, पहुंचना चाहिए। मैं समझता हूं इसको पहुंचना ही चाहिए, प्रतिशत पहुंचना चाहिए। सर, कहानी कुर्सी की में इस मसले को हम फिर कभी और उठा लेंगे, लेकिन एक मसला जो अभी कि मुसलमानों का नेता कौन है और कौन ये बनने का प्रयास कर रहा है, और क्या वाकई में उस प्रयास में वो कामयाब भी होगा। बात राहुल गांधी को लेकर हो रही है, क्योंकि बिहार चुनाव में मुस्लिम वोटों को लेकर गुणागणित शुरू हो चुकी है। बिहार, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटों पर सबसे मजबूत पकड़ रखने वाली संस्था
अमीर शरीयत ने राहुल गांधी से मुलाकात की और इस दौरान बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और इमरान प्रतापगढ़ी भी मौजूद रहे। तस्वीरें आपके सामने हैं, बिहार की टक्कर है और बिहार की इस टक्कर में कौन ज्यादा बड़ा मुस्लिमों का नेता माना जाएगा, क्योंकि वो तमाम ऐसे मुद्दे उठाते आ रहे हैं जो उन्हें थोड़ा सा मुस्लिम समाज के नजदीक लेकर जाते हैं। अब राहुल गांधी बिहार में अभी 5 दिनों की लगातार यात्रा भी करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है इस यात्रा के दौरान रक्षाबंधन के बाद 10 अगस्त से जो यात्रा शुरू होगी, कैमूर या सासाराम से ये शुरू करने की प्लानिंग है। यात्रा का मकसद एसआईआर को लेकर लोगों को जागरूक करना है और इस यात्रा के जरिए तेजस्वी राहुल की जोड़ी रैली करके नीतीश सरकार के खिलाफ सियासी माहौल बनाने की कवायद भी करेगी। लेकिन मैं मुस्लिम वोटों पर आती हूं। विजय जी, इस पर आपकी क्या राय है? जिस तरीके की उनकी मुलाकातें हैं, जिस तरीके के सदन के अंदर उनके स्टैंड रहे हैं, उनके बयानात रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी, देखिए कांग्रेस पार्टी तो लगातार मुस्लिम हितैषियों के तौर पे देखी जाती रही है, राहुल गांधी वो स्टेचर हासिल कर पाएंगे मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता? देखिए, अभी तक की जो पॉलिटिक्स चल रही है उसमें राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम जो वोटर है या कार्यकर्ता है वो कांग्रेस के साथ खड़े दिखाई देते हैं। राष्ट्रीय स्तर की लड़ाई हो तो रीजनल जब लेवल पर लड़ाई होती है तो वो रीजनल पार्टी, खासतौर से यदि बिहार का जिक्र करें तो मोटे तौर पर वो आरजेडी के साथ दिखाई देते हैं। कहीं जहाँ पर कांग्रेस मजबूत होगी वहाँ पर वो कर लेंगे। और फिर बेसिक जो कहा जाता है कि भाई मुस्लिम वोटर जो है बीजेपी के खिलाफ वोट करता है, अब वो उसको केवल उसी तरह से देखता है कि कहाँ पर किसको हराना है, बीजेपी को कौन हरा सकता है, उसके साथ खड़ा हो जाता है। लेकिन रीजनल लेवल पर आरजेडी के साथ हो, ममता बनर्जी के साथ हो, तो वो अलग अलग लेवल पर वहाँ पर खड़े होते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर कोई लोकसभा चुनाव होता है तो मुसलमान कांग्रेस की तरफ देखता है कि वहाँ पर उनको मजबूत तरीके से देखना। बिहार में यदि दोनों लोग मिलकर सारे वोट को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं वो उनको देखना है, और किससे मुलाकात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इसका क्या असर रहेगा, वो तो दोनों का झगड़ा ज्यादा होगा। देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। वो अलग बात है कि उनके जीते हुए विधायक निकलकर आरजेडी के पास चले गए, तो और तब लोकतंत्र को कोई खतरा भी नहीं हुआ। तो सर, लोकतंत्र को खतरा तो अपनी सुविधा के अनुसार होता है ना। लोकतंत्र तो वो खिचड़ी है ना जिसमें घी तो थाली में ही जाता है ना। अमीर शरीयत के जो लोग अभी राहुल गांधी से मिले थे उन्होंने राहुल गांधी को धन्यवाद दिया कि वक्फ बिल पे राहुल गांधी ने जिस तरीके से लोकसभा के अंदर, राज्यसभा में या कांग्रेस जिस तरीके से वक्फ बिल पर उनको साथ दे रही है उसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया है। और राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम आपके साथ हैं, महागठबंधन के साथ है। अब चूंकि बिहार के अंदर सबसे बड़ा मुसलमानों का नेता अगर आप देखा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जो एमवाई का समीकरण तेजस्वी यादव के साथ, यादव का और मुसलमानों का, वो गठबंधन के साथ रहेगा। महागठबंधन के साथ एक बड़ा मुसलमानों का वोट इस बार जाने वाला है, क्योंकि 2020 में जो नीतीश कुमार के साथ एक मुस्लिम का वोट बैंक था, अब वो लगभग तय हो गया है कि वो बड़ा वोट बैंक सारा टूटकर अब महागठबंधन के पास आएगा। नीतीश कुमार के पास कोई बड़ा मुसलमानों का वोट नहीं जाने वाला है। रही बात अब इसके अलावा ये कि क्या ओवैसी फिर कोई बड़ा फैक्टर बनने वाले, वो गठबंधन में उनको लिया नहीं गया है, तो क्या सीमांचल के क्षेत्र में फिर वो वैसा प्रदर्शन करेंगे? और दूसरी बड़ी बात है कि क्या जन स्वराज के प्रशांत किशोर मुसलमानों के वोट ले पाएंगे? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो पिछले 4 उपचुनाव हुए थे बिहार के, उसमें जो 2 सीटें जो मुस्लिम बहुल सीटें थी वहाँ बहुत बेहतर प्रदर्शन प्रशांत किशोर की पार्टी ने किया था और 38,000 वोट लेकर गए थे वो। उसके कारण महागठबंधन की सीट हार गई थी। मुसलमानों के 38% कैंडिडेट भी मुसलमान था और वो 38% वोट लेके गया था। 47,000 वोट मिले थे आरजेडी को। तो ऐसी स्थिति में जब प्रशांत किशोर क्या मुसलमानों के वोट लेकर जाएंगे, तो मुझे लग रहा है कि इस बार सबसे बड़ी चुनौती प्रशांत किशोर बनने वाले मुसलमान वोटों को लेकर। ओवैसी को नहीं मैं मानता, क्योंकि प्रशांत किशोर लोकल आदमी है, ओवैसी बाहर के। प्रशांत किशोर बिहार को बेहतर समझते हैं और उनका जो मतलब जो समीकरण बिठा रहे वो, मुझे लग रहा है सबसे बड़ा मुसलमान वोटों का अगर कोई बंटवारा अगर करेंगे तो प्रशांत किशोर इस बार करने जा रहे हैं। अभी तक तो मेरा जो अंदाजा था विनोद जी वो ये था कि आरजेडी, कांग्रेस और उसके बाद फिर आप बाकी दलों का नाम ले सकते हैं, पर अभी तो आपने कैटेगरी एकदम चेंज कर दी। नहीं, देखिए समीर जी का जो कहना है वो भी काफ़ी उसमें तर्क में दम है, क्योंकि उन्होंने उपचुनाव का उदाहरण दिया है। लेकिन जब उपचुनाव एक अलग चीज़ है और जब विधानसभा का या लोकसभा का चुनाव होता है तो सरकार कौन बनाने जा रहा है, महत्वपूर्ण ये होता है। जो वोटर होता है उसकी प्रायोरिटी बदल जाती है। उपचुनाव में कोई सरकार नहीं बनती है, उसमें फिर कैंडिडेट भी बहुत अच्छा। घोसी का उपचुनाव समाजवादी पार्टी जीत गई थी और बहुत उस पर उत्साह हुआ था। लोकसभा याद है, फूलपुर और गोरखपुर और कैराना तीनों विपक्ष जीत गया था 2018 में। लेकिन जब सरकार बनानी थी तो बीजेपी जीती।
तो सरकार बनाने की स्थिति में कौन है, इससे आप देखिए क्या प्रशांत किशोर की पार्टी बिहार में सरकार बनाने की स्थिति में होगी, या महागठबंधन और या इसी में करो, या महागठबंधन और एनडीए में से कोई एक सरकार बनने की स्थिति में होगा। तो मुसलमान भी तो हमारी आपकी तरह, वो भी नागरिक है, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, तो वो भी ये देखेंगे सरकार बनाने की स्थिति में कौन है। आपका समीकरण ये होता तो ओबीसी को 5 सीट मिलती नहीं ना, वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था, नहीं उसको मिली ना 5 सीटें। अपवाद भी होते हैं, 5 सीटें। कोई चुनाव लड़ रहा है तो वहां कैंडिडेट आरजेडी से निकला हुआ कैंडिडेट लड़ रहा चुनाव, वहां पर उसके 20,000 वोट अपने हैं तो सीट तो मिल ही जाएगी, वो फर्क तो है। लेकिन जब व्यापक फलक पर आप देखेंगे तो सरकार बनाने की स्थिति में गैर या तो एनडीए होगा या महागठबंधन होगा, ये तो सही है। प्रशांत किशोर एक फोर्स बन सकते हैं, अब वो अपने कैंडिडेट कैसे देंगे क्या देंगे इस पर होगा, लेकिन बड़े तौर पर बड़े पैमाने पर मुस्लिम वोट जो है वो महागठबंधन के साथ ही जाएगा, क्योंकि सरकार बनाने की स्थिति में उनके हिसाब से अगर कोई एनडीए को चुनौती दे रहा है तो महागठबंधन दे रहा है। तो मतलब वोट मुसलमानों का महागठबंधन को जाएगा, बीट कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट खड़ा हुआ हो या आरजेडी का। और मैं जोड़ दूं, जो यात्रा कैमूर से सासाराम से हो रही है इसके पीछे सिर्फ मुस्लिम वोट नहीं है, वरना तो किशनगंज से होती। दलित वोट पर जो निशाना है कांग्रेस पार्टी का, उसको आप हल्के मत लीजिए, क्योंकि वहां जो दलित खासकर जो रविदासी समाज है जिससे जगजीवन राम जी आते थे, मीरा कुमार जी हैं, वो लीडरलेस है। क्योंकि पासवान जो दुसांध है वो तो चिराग पासवान के साथ है, मुशहर जीतन मांझी उसको क्लेम करते हैं। वो जो दलित है वो उसको कांग्रेस, इसीलिए उन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष दलित बना करके राजेश राम को ये किया और उसको टारगेट कर रही है कांग्रेस। और सासाराम की सीट जीतती रही है कांग्रेस, 2009 तक जीती है लगातार, 14 में हारी है। तो आप ये कह रहे हैं कि बात केवल मुसलमान वोट की नहीं है, बात दलित वोट की भी है। अच्छा, एक खबर और कहानी कुर्सी की में हम शामिल करते हैं। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है। इससे पहले राज्यसभा में बीजेपी की ताकत बढ़ गई है। पार्टी 100 सांसदों का आंकड़ा पार कर चुकी है। 2022 के बाद पहली बार अपर हाउस में सरकार ने शतक पार किया है। पिछले दिनों राष्ट्रपति की तरफ से मनोनीत 4 में से 3 सांसदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। जाने माने वकील उज्जवल निकम, पूर्व फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला, केरल से सामाजिक कार्यकर्ता सी सदानंद मास्टर ने बीजेपी को समर्थन दिया। इससे राज्यसभा में बीजेपी के सांसदों की संख्या बढ़कर 102 हो गई है। राज्यसभा में 100 का आंकड़ा पार करने वाली बीजेपी दूसरी पार्टी बन गई है। इससे पहले 1988 और 1990 में कांग्रेस ने 100 का आंकड़ा पार किया था। तो जितनी चुनौतियां राज्यसभा में सरकार के लिए हो सकती थी, वो चुनौतियां भी जो है विजय जी अब धीरे धीरे घटती चली जा रही हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई है। उपराष्ट्रपति चुनाव में तो मुझे बहुत मुश्किल लग नहीं रही कि एनडीए को कोई मुश्किल होने वाली है। 433 440 के करीबन वहाँ पर उनके पास वैसे ही हैं और लोग भी समर्थन कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा में नंबर बढ़ जाने से कंफर्टेबल हो जाती है। बहुत सारे जो बिल्स होते हैं उसमें ये लगातार चर्चा होती है, क्योंकि लोकसभा में तो बहुमत होता है, ये बड़ा स्पष्ट बहुमत होता है। राज्यसभा में थोड़ी सी हमेशा खींचतान चलती रहती है, और वो सभी सत्तारूढ़ दल के साथ क्या होता है कि सत्तारूढ़ दल जब आ रहा होता है उसके पास राज्यों में उस तरह का प्रतिनिधित्व नहीं होता। तो भारतीय जनता पार्टी का वो बढ़ा है, और अभी तो ये नॉमिनेटेड मेंबर्स थे, 4 को दिया था, उसमें से 3 ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, उस वजह से भी उनका नंबर बढ़ गया। और वो आगे के जो बिल्स हैं लोकसभा के चुनाव में तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो तो एक मजबूत स्थिति में है ही एनडीए। नहीं, वो जो विपक्ष ये कह रहा था ना सर, विपक्ष यही कह रहा था ना हर्षवर्धन जी की ये 2 बैसाखियों की सरकार है, ये मजबूत सरकार नहीं है। तो बैसाखियों का मसला तो लोकसभा में आता है, राज्यसभा में आता नहीं। मैं ऑल टुगेदर एक बड़ी पिक्चर देख रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि क्या सरकार पर लगातार विपक्ष कहता रहा ना ये तो बैसाखियों वाली सरकार है। सरकार ना वहां पे कहीं पीछे हट रही है और यहाँ राज्यसभा में भी उनकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है। मैं फिर कह रहा हूं कि मुझे चिंता हो रही है, बिना सत्ता के ये स्थिति हो गई कि अरे क्यों नीतीश जी ने समर्थन कर दिया, अरे क्यों चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन कर दिया। अरे भाई जब 240 पे बीजेपी आई थी तो आप लोग चले गए होते, उनको मना के कुछ कर लिया होता। आपके साथ नीतीश जी थे ना, आप उनको साथ नहीं रख पाए, वो आपका साथ छोड़कर चले आए। आपने बनाया था ना देश के नाम से, अंग्रेजी नाम से, इंडिया नाम से गठबंधन बनाया था। नीतीश जी को साथ रखना वैसे सभी के लिए बड़ा मुश्किल रहा है। नहीं मुश्किल रहा, भाजपा के लिए कहाँ मुश्किल रहा है। गए तो उनके पास से भी थे ना। देखिए बीच के कुछ अवसरों में वो गए, लेकिन बावजूद उसके वो हैं तो भाजपा के ही साथ। बीच में वो गए और जाने के बावजूद भी क्या हुआ। सवाल ये है कि आप कैसे नीतीश कुमार को रख रहे थे। आपके साथ रहते ही नीतीश जी की चिंता बढ़ जाती है, यहां नीतीश जी प्रसन्न भाव में रहते हैं। तो दोनों फर्क है ना। और राष्ट्रीय स्तर पर तो मैं बार बार ये कहता हूं कि नीतीश कुमार को अपने से दूर करना, यह इस गठजोड़ के लिए सबसे खराब रणनीति रही,
पहले भी और इस बार के चुनाव में भी। तो मुझे लगता है कि ये कहना कि आप बैसाखी पे हैं या ये हैं, फिर लोकतंत्र में तो मतलब जो मनमोहन सिंह जी की पूरी सरकार थी वो तो कितनी बैसाखियों पे टिकी हुई थी, इसका तो अनुमान लगाना भी मुश्किल है। मोदी जी से सुनिए ना, मोदी जी से वो एक्सपेक्टेशन विपक्ष को नहीं थी ना, इसलिए उन्होंने कहा बैसाखी की सरकार थी। एक बड़ी खबर देखिए, वो तो गठबंधन राजनीति का दौर देश में शुरू हुआ 1990 से, बीपी सिंह की सरकार के बाद लगातार जो है, पहली बार 2014 में बहुमत की सरकार बननी थी जब नरेंद्र मोदी जी 283 सीटें बीजेपी को जिता के लाए थे। उसके पहले तो सारी सरकारें बैसाखियों पर रही। नरसिम्हा राव की सरकार भी लेफ्ट की बैसाखी पे थी, बाकी यूएफ की सरकार, अटल जी की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार, सारी सरकारें बैसाखियों पे थी। तो वो तो गठबंधन की राजनीति को मैंने फिर मजाक में कह दिया था कि विपक्ष को एक्चुअली नरेंद्र मोदी से उम्मीद नहीं थी कि वो 2 बैसाखियों की सरकार चलाएंगे। नहीं, विपक्ष की दिक्कत ये थी, विपक्ष के सामने समस्या थी, वो सरकार खुद तो बना नहीं पा रहे थे। अब उनको एक नैरेटिव बनाना ही था, तो उनको यही कहना था कि देखिए हमने कमजोर कर दिया बीजेपी को, हमने मोदी जी को कमजोर कर दिया। अब कहते हैं ना, दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, तो कुछ तो उनको चाहिए ना बोलने के लिए। हर्षवर्धन जी कुछ बोलने ही नहीं देंगे उनको, क्या कहें। अच्छा, एक बड़ी खबर और, समय कम बचा है मेरे पास, जल्दी से बता देती हूँ। उत्तराखंड पंचायत चुनाव में बीजेपी का कमल एक बार फिर खिला है। ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक हर स्तर पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। इस बार कुल 358 सीटों में से बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों ने 190 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस गठबंधन समर्थित उम्मीदवारों ने 98 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं 52 सीटों पर निर्दलीय जीते। इस रिजल्ट से यह साफ होता है कि सभी 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी का ही बनेगा। समीर जी, पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई भी दे दी है। देखिए, निश्चित रूप से पुष्कर सिंह धामी का जिस तरीके से वहाँ पर कार्यकाल है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का संगठन और संघ वहाँ पर इस चुनाव में भी काम किया और जो मजबूत स्थिति है, मुझे लगता है कि कांग्रेस का भी एक बेहतर प्रदर्शन है। वहाँ पे आपके पास कोई नेतृत्व नहीं था कांग्रेस के पास, हरीश रावत नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई प्रचार करने नहीं गया। उसके बाद भी अगर आप 98 सीट जीत रहे हो तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थोड़ी सी नाराजगी नजर होगी। ये कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का टक्कर हुई है और भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहतर होना था। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से धामी साहब ने काम किया है उत्तराखंड के अंदर, और बेहतर होना चाहिए था। या तो सरकार ये मान के चल रही होगी संगठन कि विपक्ष में कोई है नहीं, हम आराम से जीतेंगे, तो संगठन शिथिल हो गया होगा, उससे अच्छा काम नहीं किया होगा, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा होगा। मैं ज्यादा बेहतर भारतीय जनता पार्टी से प्रदर्शन की उम्मीद कर रहा था। जिस धामी जी क्या कह रहे हैं एक बार सर वो भी सुना देते हैं दर्शकों को। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का बहुत आभार व्यक्त करता हूं और शांतिपूर्ण तरीके से जिस प्रकार से प्रदेश में इस मानसून के सत्र में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ और लगभग 70% के आसपास लोगों ने मतदान में भाग लेकर ग्राम सभाओं की सरकार बनाने में अपना योगदान दिया। भाजपा समर्थित हमारे जिला पंचायत हों या ग्राम प्रधान हो, बीडीसी मेंबर हो, बड़ी संख्या में लोग जीतकर आए हैं। इसके साथ साथ जो अन्य विचारधारा के लोग भी जीते हैं, मैं उन सबको भी बहुत बधाई देता हूं। चलिए, आज कहानी कुर्सी की में बस इतना ही। हर्षवर्धन जी, विनोद जी, विजय जी, समीर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।